वेलकम टू मोहसिन टैग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एंगुलर का एक ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी एंगुलर में कंसेप्ट है वो तमाम के तमाम कंसेप्ट हम लोग इस ट्यूटोरियल में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि मैं आपको हर एक चीज़ फुल डिटेल में समझाऊंगा और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसमें जितने भी कंसेप्ट हैं उनको मैं जितना हो सका उतना आसान करके आपको इजी करके समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको ये बेस्ट लगे। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं किस तरह हम लोग एंगुलर को शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे किस तरह हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ जो कि लाजमी आपको पता होनी चाहिए कि आपको आप नोट जैसा आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना है, जो कि आपने करना है ऑनलाइन करें जैसे भी करें। तो वो आपने करना है, वो लेटेस्ट होना चाहिए, npm इंस्टॉल होना चाहिए। और उसके बाद जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगुलर CLI आपकी लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहले ये आपने कमांड जो है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं अपना यहाँ पे VS कोड मैंने खोल लिया और यहाँ पे मैं अपना फोल्डर खोल लूँगा जिसमें मैंने वो अपना कोड रन करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना फोल्डर खोल लिया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन यहाँ से होता है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे आपने टर्मिनल खोलना है। और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ एंगुलर CLI की कमांड। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये आपकी एंगुलर CLI कमांड है जो कि ग्लोबल लेवल पे आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में जो इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपने यहाँ से ये कॉपी करनी है और यहाँ पे आपने डाल देनी है। यहाँ पे आपने डालने के बाद इसको एंटर कर देना है। तो ये मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, तो ये बस थोड़ा सा टाइम लेगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये थोड़ा सा टाइम लेती है। मैं नया टर्मिनल खोलूँगा प्लस पे क्लिक करके और यहाँ पे मैं करूँगा LS, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा, मैं ऊपर देखता हूँ वो इंस्टॉल हुई है कि नहीं। यहाँ पे वो मेरे पैकेज जो कि वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपने पहली जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको जो नाम देना हमने, वो किस तरह हम लोग इसमें एंगुलर में क्रिएट करते हैं। तो आपने क्या करना है कि NG, यहाँ पे मैं लिखूँगा NG न्यू के नाम से आपने अपने एप्लीकेशन या अपने प्रोजेक्ट जिसको आपने फोल्डर जिसमें आपने कोड करना होता है वो आपने यहाँ पे न्यू के NG न्यू करके आपने ये कमांड लिख के आगे उसका नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा एंगुलर ट्यूटोरियल मैंने लिख दिया। तो एंटर करूँगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमसे ये मांगेगा कि वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। तो मैं करूँगा यस, हम बाद में करेंगे इस्तेमाल। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं सैस इस्तेमाल करना चाहूँगा, तो मैं एंटर करूँगा और आगे हमारी ये एंगुलर ट्यूटोरियल हमारा बना के ये दे देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। यहाँ पे ये मज़ीद इसमें जो पैकेज हैं वो इंस्टॉल कर रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आकर अगर मैं सोर्स पे क्लिक करूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ सोर्स ऐप एसेट्स इन्वायरमेंट्स, आपने इनमें से आपको कुछ चीज़ें भी नहीं इस्तेमाल करनी। आपको सिर्फ यहाँ पे ऐप में आके ये जो सोर्स है ना, सोर्स में आके ऐप में आके आपको सिर्फ ये 3 4 या 5 7 फाइलें जो है वो इस्तेमाल करनी है। बाकी तमाम फाइलें बस आपको देखनी है, इनमें आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। तो मैं आपको वैसे थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे आप टेस्टिंग के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ जब आप अपनी एप्लीकेशन तैयार कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि तैयार करने के बाद आपकी एप्लीकेशन में आप जो टेस्ट वगैरह करते हैं, कई जो एरर आ रहे हैं उनको हल करते हैं, तो वो आपके एप्लीकेशन सही से वर्क करती है। इसके लिए यहाँ पे स्टाइल होते हैं, कुछ ग्लोबल लेवल पे होते हैं, कुछ ऐसे करके, लेकिन आपको इनके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये वैसे ही हैं बिल्कुल, आपको इनको इग्नोर करना चाहिए। और यहाँ पे जो सबसे बढ़िया बात है कि हमने यहाँ पे सिर्फ काम करना है और ऐप के अंदर करना है। यहाँ पे ऐप सोर्स के अंदर जो ऐप है ये हमारी ऐप है, ये रूट लेवल होता है जहाँ पे ये हमारा ऐप होता है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राउटिंग के लिए हमारे पास आ चुका है। राउटिंग बाद में हम लोग करेंगे। इसके बाद ऐप कंपोनेंट आ चुका है। यहाँ पे हमारा तमाम सोर्स कोड है जो यानी HTML में होते हैं, ये HTML है सारी की सारी। तो इसके बाद कंपोनेंट्स होते हैं ये जो यहाँ पे हमने CSS इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे आप सैस यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा, वो भी CSS ही होती है।
यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं, या ये भी टेस्टिंग के लिए होती है, इसको भी आपने इग्नोर कर देना है। यहाँ पे आपका कंपोनेंट होता है, इसमें हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत कोड लिखना होता है, और इसके बाद एब मॉड्यूल डॉट टी एस होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हम साथ साथ टाइप स्क्रिप्ट भी करेंगे जो कि बिल्कुल ईजी है। कोई आपको उसमें कोई बड़ा मार्का नहीं करना, मारना पड़ना, बस वो थोड़ी सी है कि आपको बस उसमें थोड़ा बहुत जैसे जैसे मैं समझाऊंगा आपको ऐसे उंगलियों पे ये नहीं होती जानी है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद मैं आपको क्या करूंगा कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो यहाँ पे सोर्स कोड है, अब मैं रूट जो हमारा HTML है उसमें जाने लगा हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा रूट HTML है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ और नीचे में लिखूँ ls करूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये फोल्डर आप जो बनाया है ये बनाया है एंगुलर ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और नीचे आके CD करके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अब ये उस फोल्डर में आ चुका है जो कि यहाँ पे हमारा है एंगुलर। ये हमने यहाँ क्रिएट किया ng-new लगा के। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा ng-serve। हम इसको पेज पे शो करना चाहते हैं जैसे हम ब्राउज़र में इसको दिखाना चाहते हैं सॉरी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ng-serve। सर्व किया तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा और अब ये हमारा प्रोसेस शुरू कर देगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे ये हमें दरअसल बता रहा है बाय डिफ़ॉल्ट के यहाँ पे आपको नो कहना चाहिए, तो मैं एंटर करूँगा तो वो नो लिख देगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे ls करूँ तो यहाँ पे मैं फिर से CD लगा के उस फोल्डर में जाऊँगा, नया जो मैंने खोला अपना, मैं यहाँ पे वो पेस्ट करूँगा और यहाँ पे एंटर कर दूंगा और उस फोल्डर में मैं चला जाऊँगा। उस फोल्डर में आ गया मैं। इसमें मैं मज़ीद चीज़ें आपको सिखाता जाऊँगा। यहाँ पे ये हमारा ब्राउज़र में रन करने के लिए, हमें दिखाने के लिए एप्लीकेशन बंडल जो है वो रन करवा रहा है, और इसके बाद हमें ये दे देगा URL, तो उस पर आपने क्लिक करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंपाइल्ड हो चुका है सक्सेसफुली, ये कंपाइल्ड इसने किया है। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आके HTTP जो हमारा यानी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे अब मैं लाऊं और अगर मैं कंट्रोल दबाऊं तो यहाँ पे ये हमें थंबनेल बन जाएगा, कर्सर बन गया। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ कंट्रोल दबाने के बाद तो ये हमें दिखाई देगा। अगर मैं दोबारा से यहाँ पे करूँ तो ये हमें दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा दरअसल जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पेज बन के नज़र आता है वो हमें ये नज़र आ रहा है। तो अगर हम अपने वे से ये इस्तेमाल करना चाहे तो वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं वापस जाऊँगा अपने HTML में, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और मैं कंट्रोल A करूँगा, यानी ऑल सेलेक्ट कर लिए मैंने, बैक स्पेस डालूँगा और सेव कर दूँगा। और यहाँ पे फिर से ये कंपाइल हुआ और अगर आप जाके देखें तो यहाँ पे ये इस तरह नज़र आ रहा है, ब्लैंक आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं आके क्या करूँगा, मैं H1 डाल दूँगा। H1 डाल के मैं लिखूँगा ओ वेयर आर यू गोइंग, सेव करूँगा, कंपाइल हो गया फिर से। और अगर यहाँ पे मैं आके देखूँ तो हमें उस पेज पे जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने ख़त्म कर दिया, रेज कर दिया। अब यहाँ पे हमें ये जो हम भी लिखेंगे HTML वो हमें शो होकर नज़र आ रहा है। इसके बगैर तो ये था कि किस तरह हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। आपने प्रोजेक्ट का नाम देना है ng-new करके, प्रोजेक्ट का नाम देना होता है उसके बाद उस फोल्डर में आना होता है LSCD करके, जैसे भी आप कर सकते हैं, आपको पता तो नहीं है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद ng-serve करके तो आपने आना करना है उसमें। और अगर आप ng-serve इससे आगे मजीद मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि इंटरपोलेशन क्या होती है एंगुलर में। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले अपने ऐप फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं आके यहाँ पे app.component.ts में जाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा टाइटल है, लेकिन हम यहाँ पे एक और ये एक किस्म का वेरिएबल है, ये एक क्लास की प्रॉपर्टी है और इसे एज ए वेरिएबल यहाँ पे लिखा जाता है। जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में लेट करके यहाँ पे नेम वगैरह लिखते हैं, यहाँ पे हमें वो कुछ भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम जो लेट वगैरह हैं वो हम लोग फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्लासेस वगैरह में लेट वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसे आप प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, इसे एज ए वेरिएबल ही कंसाइडर किया जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको इक्वल लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा
यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेविड वार्नर। और यहाँ पे मैं इसको अगर मैं इसकी यहाँ पे ये टाइप स्क्रिप्ट है कि हमने इसको इसकी टाइप देनी होती है। तो यहाँ पे मैं अगर लगाऊँ, मैं लिखूंगा इसकी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लगाने से आप देख सकते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे मैं इसने इस नेम को लिखा। अब हमने क्या करना है कि हमने इसी ये ऐप कंपोनेंट है एक किस्म का, ये जो हमने बनाया है ऐप एक किस्म का कंपोनेंट है सोर्स के अंदर। अब हमने इसकी HTML में जाना है। HTML में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे H1 में डाल दूँगा। अगर यहाँ पे मैं H1 डालूँ, H1 डाल दूँगा और यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस डबल करली ब्रेसेस डालूंगा और उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं नेम को एक्सेस करूँगा। तो इस तरह ये एक मैनिपुलेशन होती है, इसको बाइंड करना नेम को इसके अंदर। तो यहाँ पे हम नेम को जो है वो वेरिएबल में स्टोर करवाया, यहाँ पे हमने उसको शो करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पे Ctrl+S करूँ और यहाँ पे आ जाऊँ, Ctrl+S करता हूँ, सेव कर दिया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ नीचे अपने टर्मिनल में, मैं यहाँ पे लिखूँ NG और सर्व की जगह मैं S डाल दूँ, उसकी शॉर्ट फॉर्म में सर्व हो जाएगा। और मैं अगर यहाँ पे -O डाल दूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारा कंपाइल होके हमें ब्राउज़र में खुद बहुत ही यहाँ ओपन होके नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आगे चलते हैं। इधर मैं आऊँ तो ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा, लेकिन अब हो गया है। तो यहाँ पे मैं यस कर दूंगा, वुड यू लाइक टू यूज़ अनदर, उसने हमसे पूछा। तो यहाँ मैं पोर्ट के मतलब, तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आगे ये अब जनरेट कर रहा है हमारा एप्लीकेशन बंडल्स वगैरह जो कि हमें ब्राउज़र में दिखाई देंगे। तो ये इसने कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद अगर हम लोग देखें, इसने खुद ब खुद कंपाइल कर दिया और यहाँ पे खुद ब खुद ये ओपन हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नाम हमें मिल गया है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ दिस इज नेम फ्रॉम, यहाँ पे हम लिख देंगे कंपोनेंट। तो सेव किया फिर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह में नज़र आ गया। तो यहाँ इस तरह हम लोग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह हम लोग इवेंट बाइंडिंग इन एंगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बटन बनाएंगे। बटन बनाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लिक मी करने के बाद हम लोग यहाँ पे अब अपना इवेंट जो हम रन करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे देंगे। यहाँ पे अगर मैं क्लिक लगाता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक लगाने, यहाँ पे ऑन क्लिक होता है जावास्क्रिप्ट में, और अगर एंगुलर में देखा जाए तो यहाँ पे आपने लगाना होता है क्लिक लगा के पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे आपने अपना जिस तरह जावास्क्रिप्ट में आप लोग अपना देते हैं फंक्शन का नाम, तो यहाँ पे अपना फंक्शन का नाम आपने कॉल करना होता है। तो यहाँ पे जिस तरह जावास्क्रिप्ट में आप करते हैं, तो सेव करूँगा और यहाँ पे अगर मैं आऊँ और यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ आके, अगर मैं वो फंक्शन यहाँ पे अपना इसमें कोड लिखूँगा और मैं लिखूँगा console.log दिस इज known as event, सॉरी ये थोड़ा दिस इज नोन एज इवेंट बाइंडिंग इन एंगुलर। तो सेव करूँगा, यहाँ पे भी मैं सेव कर दूँगा। तो ये आपकी इवेंट बाइंडिंग इस तरह आप करते हैं। तो आगे मैं जाऊँगा, यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट मैंने खोला हुआ, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितनी दफ़ा आप क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा एक इवेंट कॉल होता है, इवेंट जो कि वो ट्रिगर होता है। और यहाँ पे ये इवेंट आपको नज़र आ रहा है, मैं 9 दफ़ा क्लिक कर चुका हूँ। इस तरह इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं। आप ऑन क्लिक ऑन की प्रेस ऐसे करके जो चाहे मर्जी जिस तरह आप लॉजिक लगाना चाहें उस तरह के आप इसमें इवेंट वगैरह हैंडल कर सकते हैं, इवेंट लगा सकते हैं। टू वे बाइंडिंग क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। टू वे बाइंडिंग ऐसी होती है कि अगर हम लोग अपने ऐप में कुछ चेंजिंग करते हैं तो वो हमारे ऐप HTML में चेंजिंग करते हैं तो वो ऐप कंपोनेंट TS में भी चेंजिंग होनी चाहिए जो वेरिएबल वगैरह में हम लेते हैं। तो अगर मैं उसमें चेंजिंग करता हूं तो इसमें चेंजिंग होनी चाहिए, अगर इसमें चेंजिंग करता हूं तो उसमें भी वही सेम चेंजिंग होनी चाहिए। ये टू वे बाइंडिंग होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं ले लेता हूँ
एम्प्टी मैं नाम ले लेता हूँ, इसको मैं टाइप दे देता हूँ स्ट्रिंग, और इसको मैं इक्वल लगा देता हूँ एम्प्टी के। तो हमने इसको उठा लेना है और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हमने यहाँ पे आके अपना कोड लिखना है। यहाँ पे मैं एक लूँगा इनपुट लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसको लिख दूँगा। मैं इनपुट में मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं टू वे बाइंडिंग लगाना चाहता हूँ। टू वे बाइंडिंग अगर आसान तरीके से करनी है, जो आसान तरीके से है वो मैं आपको आज समझाऊंगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो आपको बड़े मुश्किल मेथड के साथ फंक्शन वगैरह बना के सिखाते हैं, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा। मैं आपको बस टू द पॉइंट जो होता है ना वो समझाने की कोशिश करूँगा। टू वे बाइंडिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद पैरेंथेसिस लगानी है, एनजी मॉडल लिखना है, और इसके बाद आपने इक्वल लगा के आपके पास जो वेरिएबल है उसका नाम दे देना है। वेरिएबल का नाम देने के बाद अगर वेरिएबल का नाम दे देना है, इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं उस वेरिएबल को यहाँ पे h1 डालूंगा, और यहाँ पे इंटरपोलेशन के जरिए मैं यहाँ पे उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास एरर आ रहा है, लेकिन ये एरर क्या है? टू वे बाइंडिंग के लिए हमें क्या करना होता है, या फॉर्म्स के लिए हमें क्या करना होता है कि कुछ एंगुलर में हमें कुछ मॉड्यूल्स जो होते हैं वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं तो हमारे कोड को रन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब हमें ये एरर ये दे रहा है कि हमारे पास ये इसको हम नहीं जानते या एडजस्ट बाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने मॉड्यूल को इससे मुतल्लक जो इससे रिलेटेड हमारा मॉड्यूल है वो हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जाऊँगा, हमें यहाँ पे इसके लिए कौन सा, अगर फॉर्म्स के मुतल्लक हम फॉर्म्स वगैरह कोई बना रहे हो जिसमें हमें कुछ सबमिट वगैरह करना हो, कोई रजिस्टर करना हो, तो उसके लिए भी हमें क्या करना होता है, फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है। और टू वे बाइंडिंग को देखा जाए तो इसके लिए भी हमें फॉर्म मॉड्यूल जो होता है उसको इंपोर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने ऐप मॉड्यूल में जाऊँगा, यहाँ पे इंपोर्ट्स में जाके अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म्स मॉड्यूल, मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आपको सजेशन आ गया है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको अब वो एरर खत्म हो गया है, पहले ये नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म्स मॉड्यूल यहाँ पे भी आ गया है, और यहाँ पे ऊपर भी आपको मिलेगा फॉर्म्स मॉड्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उधर क्लिक करने पे सजेशन पे, तो यहाँ पे ये खुद ब खुद इंपोर्ट होके आ गया। और अगर मैं वापस जाता हूँ HTML में यहाँ पे अपने, तो आप देख सकते हैं कि हमारा इनपुट पे जो हमारा एरर आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा, इसमें भी एम्प्टी को भी यहाँ पे भी मैं सेव कर दूँगा, यहाँ पे भी मैं सेव कर दूँगा। और अब ये हमारा क्या हो चुका है, हमारा कंपाइल हो चुका है, कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद हमें ये रिजल्ट दे देगा। तो अब आप देख सकते हैं कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अगर मैं जाके यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे हमें ये मिल चुका। अब मैं क्या करूँगा कि मैं टू वे बाइंडिंग हमने की है, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा एम्प्टी वेरिएबल था जो कि कंपोनेंट्स में था, कंपोनेंट TS में था, उसमें भी चेंजिंग आ गई है, और इधर भी सेम चेंजिंग आ गया। और अगर मैं इसमें, ये ऐसी है कि दोनों में चेंजिंग आती है, तो ये एक किस्म की हमारी टू वे बाइंडिंग है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको फिर से वाज़ह कर दूं कि कुछ लोग होते हैं कि वो आपको टू वे बाइंडिंग करवाते हैं कि आपकी यहाँ पे कंपोनेंट में जाके आपको, यहाँ पे मैंने वेरिएबल पे पुट किया, तो वो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इधर आके वो एक फंक्शन बना देते हैं और वहाँ यहाँ पे वो फंक्शन लगा देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टफ किस्म का होता है। तो आपने, अगर आप इजी लें तो आपको ये चीज़ ध्यान से करनी चाहिए। ये बिल्कुल इजी तरीका है कि आपने थोड़ा सा कोड लिखा और आपकी टू वे बाइंडिंग जो है वो हो गई। तो यहाँ पे फिर से मैं कुछ लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम लोग डायनेमिक कलर जो है वो चीज़ों को देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले अपने HTML में जाके क्या करूँगा कि मैं एक H1 बना लूँगा, और मैं इसमें बाइंड करूँगा अपनी स्टाइल को। मैं स्टाइल डॉट, मैं यहाँ पे आके स्टाइल डॉट कलर डालूँगा, कलर डाल दूँगा, और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें अपना वेरिएबल दे दूँगा, और मैं लिखूँगा टेक्स्ट कलर। मैं वेरिएबल का नाम दूँगा जो कि मैं यहाँ से उठाऊँगा, और यहाँ पे आके मैं इसको बनाऊँगा।
और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पहले बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं रेड दे दूँगा। रेड देने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं वापस यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज़ द सेक्शन फॉर डायनामिक स्टाइलिंग। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं इसके बाद इसको बैकग्राउंड कलर भी देना चाहूँगा। तो सेम वे में मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा स्टाइल। यहाँ पे मैं दोबारा आऊँगा और मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर। तो इस यहाँ पे मैं लिखूँगा येलो। यहाँ पे मैं येलो डाल दूँगा। बैकग्राउंड कलर के लिए मैं डालूँगा बीजी कलर। तो यहाँ पे मैंने बीजी कलर डाल दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसको भी वहाँ पे वेरिएबल को बना लूँगा और यहाँ पे मैं आऊँगा और मैंने यहाँ पे डाला और मैं लिखूँगा येलो। तो एक तो ये तरीका था, लेकिन मैं इसके बाद भी आपको बताऊँगा कि हम लोग किस तरह और भी तरीके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये डायनामिक के इस तरह है कि डायनामिक के यहाँ से ये कलर जा रहा है उसमें और यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं चाहूँगा कि मैं इसमें कुछ और स्टाइलिंग करूँ, लेकिन मैं अगर यहाँ पे सेव करता हूँ, कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा डायनामिक जो कलर है वो यानी बाइंड हो के कलर जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हमारे पास आ गया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं दोबारा से वापस जाऊँगा और अब मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं आपको मज़ीद इसमें फर्दर जो चेंजिंग कर सकता हूँ वो मैं दिखाऊँगा। मैं करूँगा बटन बनाऊँगा और उसमें मैं एक लगाऊँगा क्लिक का मेथड लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा अपडेट कलर। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह बना दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा अपडेट कलर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद मैं जाऊँगा और मैं यहाँ से ये वाला उठा के और इसमें आऊँगा अपने कंपोनेंट में और मैं यहाँ पे क्या करना चाहूँगा कि मैं कंपोनेंट में आने के बाद इस जो हमारा ये वाला जो हमने बनाया हुआ है ना फंक्शन, इसको मैं यहाँ पे चलाना चाहूँगा और मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा। मैं बनाऊँगा यहाँ पे क्या वेरिएबल बनाना चाहूँगा, मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर। तो मैंने वो दिया हुआ है, मैं इन्हीं वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। दिस डॉट टेक्स्ट कलर को मैं यूज़ करूँगा और इसको मैं कर दूँगा ब्लू का देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं दिस डॉट बैकग्राउंड कलर को ले लूँगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा एक्वा। तो अगर मैं यहाँ पे आके सेव करूँ और यहाँ पे भी सेव कर दूँ तो अब जाके आप देखेंगे कि मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँ तो ये हमारा कलर बैकग्राउंड और कलर चेंज हो चुका है। अगर मैं फिर से करूँ तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग अपना बाइंड करके कलर को डायनामिक तौर पे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह हम लोग एक सिंपल फॉर्म को एंगुलर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बेसिक फॉर्म भी कहलाई जाती है। और उसको बनाने का क्या तरीका है और उसमें हम लोग क्या लॉजिक होता है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बड़ी सिंपल वे के साथ आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक फॉर्म बनाऊंगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्म पे एक अपना बना लूँगा। यहाँ पे मैं एक क्या करूँगा, मैं इसको एक दे दूँगा सिंपल फॉर्म। तो इसको मैं इक्वल कर दूँगा ng फॉर्म के। यहाँ पे ng फॉर्म के इक्वल करना होता है ताकि हम इसकी वैल्यू उठाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मैं आगे के जैसे जैसे बताता जाऊँगा आपको आई होप कि इसकी समझ आती जाएगी। मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इनपुट बनाता हूँ। इनपुट बनाऊँगा, इसको मैं क्या नाम दूँगा, इसको मैं नेम दूँगा नेम। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं प्लेस होल्डर बनाऊँगा नेम के नाम से। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं BR ब्रेक लगाऊँगा, 2 ब्रेक्स
मैं फिर इसी तरह कंट्रोल सी करूँगा। 3 मैंने यहाँ पे इनपुट ले लेने हैं, फॉर्म के अंदर इनपुट लेते हैं। और फॉर्म क्यों लगाते हैं? फॉर्म इसलिए हम लोग लगाते हैं ताकि इनपुट का जो भी डाटा हम गेन करें, हासिल करें, गेट करें, वो सारा फॉर्म में स्टोर हो जाए और फॉर्म हमें वो डाटा फ्राहम करता है, हमें डाटा की एक्सेस देता है। तो इसलिए हम लोग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं ईमेल दे दूँगा। इसके बाद यहाँ पे मैं दे दूँगा यहाँ पे हमारा पासवर्ड दे दूँगा। और यहाँ पे मैं ईमेल फिर से दूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा पासवर्ड। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे डबल कोट्स लगाने हैं। तो अब चला गया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं एक बटन बनाऊँगा सबमिट फॉर्म के नाम से। और यहाँ पे मैं आके लिखूँगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा कि मैं यहाँ पे टाइप दे दूँगा सबमिट। अब हम लोग ऊपर आएंगे और यहाँ पे अपना हम लोग कुछ लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या होगा हमारा कि मैं यहाँ पे चाहूँगा, मैं लिखूँगा सबसे पहले यहाँ पे एंगुलर में जो हम लोग करते हैं, एंगुलर में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको एक आईडी देते हैं। ये आईडी देने का तरीका है हैश लगा के। और उसके बाद हम लोग इसको बताते हैं कि ये एक एनजी फॉर्म है। फॉर्म के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है कि एनजी सबमिट, हम ये सबमिट का बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इसको देना होता है फंक्शन का नाम गेट डेटा फ्रॉम फॉर्म। इस तरह करके हम लोग दे सकते हैं। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हम यहाँ पे जो डालेंगे हम लोग ये आईडी दे देंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे डालने के बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हम लोग इस फॉर्म में हमने ये वाला जब भी हम ये सबमिट करें तो ये क्या करें कि इस फॉर्म पे जिस पे ये आईडी लगी हुई है उसमें से ये हमने ये फॉर्म दी है। मैं अब फिर से बताता हूँ कि यहाँ से हमने इस पे जब भी सबमिट करें तो ये फंक्शन कॉल और फंक्शन रन होने के बाद क्या करें कि ये जो हमने यहाँ पे आईडी दी है ये फॉर्म की आईडी है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस फॉर्म में से क्या करें, ये हमें वैल्यू दे दे। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूँगा। वैल्यू डालने के बाद अब हमारा क्या काम है कि हमने इस फॉर्म को उठाना है, इस फंक्शन को उठाना है और इसको हमने यहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे मैं डाल दूँगा और इस फंक्शन को यहाँ पे मैं कर दूँगा। तो एक और बात कि हमने जब भी फॉर्म वगैरह पे काम करना होता है या टू वे बाइंडिंग जो हमने पीछे पढ़ी है वो इस्तेमाल करने, तो हम लोग क्या करते हैं अपने मॉड्यूल्स में जाके ऐप डॉट मॉड्यूल में जाके हम लोग ने फॉर्म्स मॉड्यूल, यहाँ पे ये नहीं है ना, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूँ ख़त्म, क्योंकि ये टू वे बाइंडिंग की है तो हमने ये इंपोर्ट की थी। यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्म्स मॉड्यूल। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो इसलिए हमें ये कोई एरर नहीं दे रहा। और अगर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करूँ और यहाँ पे भी आकर मैं ख़त्म करूँ तो ये हमें बहुत सारे एरर देगा। तो यहाँ पे अगर आप आके देखें तो आपको यहाँ पे एरर मिल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं फॉर्म मॉड्यूल डाल दूँगा तो ये क्या करेगा, हमारे एरर ख़त्म कर देगा। फॉर्म मॉड्यूल मैंने डाल दिए, सेव किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें कोई एरर नहीं मिल रहा। लेकिन अब क्या एरर आ रहा है कि यहाँ पे अगर मैं जाऊँ ऐप मॉड्यूल में कंट्रोल डी करूँ, दोबारा से मैंने फॉर्म मॉड्यूल डाल दिया, सेव किया, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। अब हमने यहाँ पे वो हमारा मेथड बना लिया। अब यहाँ पे मैं दूंगा डाटा की। अब यहाँ पे हमने देनी है टाइप। तो ये हम उस फंक्शन में भेज रहे हैं कि डाटा की हम टाइप क्या देना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ डाटा की मैं जो टाइप देना चाहता हूँ वो क्या है, वो हो कि एनी मैं दे देता हूँ फ़िलहाल, एनी टाइप मैं दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं करवाऊँगा कंसोल डॉट लॉग डाटा करवा देता हूँ। डाटा करवाने से क्या होगा, ये हमें कुछ नहीं देगा, बल्कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ तो ये हमें एम्प्टी दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमें एम्प्टी दे रहा है।
तो अब इसका क्या हल है कि इसको नहीं पता चल रहा है कि इसको क्या मिल रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे आके एनजी मॉडल लिखना होता है। ये हर इनपुट पे ये क्यों लिखना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, इसको भी मैं बताता हूँ। मैं अब ये एनजी मॉडल क्यों डाल रहा हूँ, ये इसलिए डाल रहा हूँ कि एनजी मॉडल जो होता है वो इस फॉर्म को बताता है कि ये जो इनपुट है, ये इनपुट एक फील्ड है, ये फील्ड जो है ये इस फॉर्म से रिलेटेड है। तो ये भी बताता है कि ये इनपुट भी इसी फॉर्म से रिलेटेड है, यानी इसका इसी से तल्लक है, ये तल्लक बताता है। तो यहाँ पे इनपुट पे आपने एनजी मॉडल लगाना होता है। और अगर अब सेव करूँ और अब जाके देखें तो अब भी मेरे ख्याल से ये नहीं देगा, क्योंकि हमें काफ़ी कुछ अभी इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये दे रहा है। तो ये क्यों दे रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये फॉर्म ये इनपुट उस फॉर्म से यानी उस फॉर्म के साथ इसका तल्लक है, तो उस फील्ड से इसका तल्लक है। हाँ, अब मैं सही आपको बताता हूँ कि इस फील्ड का इससे तल्लक है। तो इस तरह ये कुछ काम करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आके एक बनाऊँ, मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ फॉर्म डेटा के नाम से एक वेरिएबल, और उसको मैं नाम दूंगा, उसको मैं क्या करता हूँ, मैं उसको टाइप दे देता हूँ, सिंपल मैं टाइप दूंगा उसको एनी, और उसको मैं आगे एक ऑब्जेक्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट के तौर पे रख लूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस डॉट फॉर्म डेटा इक्वल टू क्या हो जाए हमारा डेटा। मैंने यहाँ पे क्या करवाया कि मैंने ये जो मेरा डेटा आ रहा है इस फंक्शन में, जो हमारा फॉर्म से आ रहा है, वो डेटा क्या हो हमारे इस ऑब्जेक्ट में वो चला जाए। तो इस ऑब्जेक्ट में अगर हमें अपने पेज पे शो करना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा H1। एक मैं यहाँ पे मैं करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊँगा। लिस्ट मैं बनाऊँगा कितने टाइप की, लिस्ट मल्टीप्लाई बाई मैं 3 डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा, मैं इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे हमने डालना है उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमने डेटा स्टोर करवाया। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा डॉट, मैं यहाँ पे नेम डाल दूँगा। अगर यहाँ पे नेम डालूँ तो ये नेम वाली फील्ड का हमें यहाँ पे दे देगा। और इसके बाद अगर यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं अगर कर दूँ क्या फॉर्म डेटा डॉट, मैं यहाँ पे लिख दूँ ईमेल, तो ये हमें ईमेल वाली फील्ड का हमें दे देगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो यहाँ पे डॉट मैं लिखूँगा पासवर्ड, तो ये हमें पासवर्ड देगा। और अगर मैं यहाँ पे जाके सेव करता जाऊँ तो अब ये हमारा कंपाइल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ये मिल रही है। अब मैं यहाँ पे अगर डालूँ जाके डेविड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा david@gmail.com, और यहाँ पे मैं पासवर्ड कोई भी डाल देता हूँ। और अगर मैं सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें ये अच्छे तरीके से मिल रहा है। यहाँ पे मैं अगर जॉन डाल दूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड चेंज कर दूँ और यहाँ पे मैं जॉन डाल दूँ तो यहाँ पे हमें वो मिल गया। तो आई होप कि आपको फॉर्म की बड़ी काफ़ी इजीली आसानी से आपको समझ आ गई होगी। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि डायरेक्टिव क्या होते हैं एंगुलर में। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो पहला डायरेक्टिव हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका नाम है एनजी इफ़, जो कि कंडीशन बेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एनजी इफ़ जो हमारा डायरेक्टिव है वो हम लोग सीखेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक H1 बनाऊँगा और उसमें मैं लिखूँगा ओ वेयर, कोई टेक्स्ट लिखता हूँ गोइंग। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अब मैं एक कंडीशन लगाऊँगा। मैं कंडीशन लगाने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टार एनजी इफ़, यहाँ पे लगाते हैं इस तरह। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखूँगा। अब मैं ऐप डॉट कंपोनेंट्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपना लिखूँगा शो
मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैं इसको दूंगा ट्रू। ट्रू करने से क्या होगा कि ये हमारा सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं लिखूँगा शो। शो करने का क्या मतलब है कि ये डिस्प्ले का हमारा सेव किया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल खोलूँगा। टर्मिनल खोलने के बाद यहाँ पे मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ NGS। ओ ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो डायरेक्टिव्स आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा फोकस करके आपको ये डायरेक्टिव सीखने चाहिए और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। मैं एक और नया खोलूँगा। देखते हैं जो जल्दी चल जाए। यहाँ पे ये वाला पहले चल गया है तो मैं यहाँ पे इसको प्रोसीड करवा दूंगा। यहाँ पे मैं इसको रोक देता हूँ। ये ऊपर वाला हमारा जनरेट हो रहा है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक और आगे मैं चलता हूँ। यहाँ पे मैं एक इसको हमें एल्स कंडीशन अगर इसमें इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए बनाते हैं, उसके लिए हमें बनाना होता है एक टेम्पलेट। तो वो क्या है, NG टेम्पलेट मैं बनाता हूँ और यहाँ पे हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये हमारा जनरेट हो चुका है। ये अब हमारा शो हो रहा है। ये मैंने एक कंडीशन लगाई है जो कि हम जावास्क्रिप्ट में भी एक किस्म की लगाते हैं। इसमें भी हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स करता हूँ तो मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आके भी सेव करता हूँ तो यहाँ पे शो है, लेकिन वहाँ पर मैंने शो को फॉल्स करा दिया तो अब ये हमारा डिस्प्ले नन हो गया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि अगर मैं वहाँ पे ट्रू करता हूँ फिर से तो आप देखेंगे कि वो फिर से शो हो जाएगा और यहाँ पे वो शो हो गया है। तो इस तरह ये कुछ काम करता है। आगे मैं बढ़ूँगा और मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे कुछ और कंडीशन लगाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इसको ID दूँगा। मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, पहले हम इधर आएंगे, इसमें हम एल्स कंडीशन अब लगाएंगे। एल्स कंडीशन लगाने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे बॉक्स टेक्स्ट शो करना चाहता हूँ। तो वो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे मैं लिखूँगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के मैं इसको डाल दूँगा और इसके अंदर मैं अपना एक और टेक्स्ट लिखूँगा H1 दिस इज़ द बॉक्स टेक्स्ट लिख दूँगा मैं। और अगर यहाँ पे मैं आके सेव करता हूँ तो वो क्या करेगा, यहाँ पे तो वो अभी वो कौन सा कर रहा है, अभी वो ये वाला बॉक्स शो कर रहा है। और अगर जाके हम लोग यहाँ पे फॉल्स करते हैं, फॉल्स कर दूँ तो सेव किया और अगर यहाँ पे आके देखें तो ये बॉक्स का हमें यानी शो कर देता है। तो इस तरह ये कुछ काम करता है। तो अब हम सीखेंगे कि किस तरह हम लोग NG डायरेक्टिव को बाइंड करके हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे NG टेम्पलेट लिखूँगा अपनी और यहाँ पे हमें इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे NG इफ़ को बाइंड करना चाहूँगा। NG इफ़ को मैंने बाइंड कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल जो मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें, यहाँ पे मैं आपके कंसिडर करता हूँ एक वेरिएबल कलर इज इक्वल टू मैं लगा देता हूँ रेड। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं लिखूँगा कलर देने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं उसको इक्वल लगा दूँगा रेड। इस तरह नहीं, हमने यहाँ पे लिखना है रेड। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक H1 बना लूँगा। H1 बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा दिस इज़ द रेड टेक्स्ट। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं इसको यहाँ पे स्टाइल दूँगा। स्टाइल देने के बाद मैं कलर प्रॉपर्टी लगाऊँगा और यहाँ पे इसको रेड दे दूँगा। रेड देने के बाद मैं इस सब को कॉपी करूँगा ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो लिखने में। मैं फिर से कॉपी करता हुआ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रेड की जगह मैं यहाँ पे येलो लगा दूँगा। येलो लगा दिया, यहाँ पे भी मैं येलो कर दूँगा, यहाँ पे मैं ग्रीन कर दूँगा, ग्रीन कर देने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा ऑरेंज, यहाँ पे भी मैं ऑरेंज,
ऑरेंज, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लू, ब्लू कर दूंगा, यहाँ पे मैं ब्लू करूँगा ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो भी इसी तरह नज़र आए हमें। यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे हमारा येलो। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे रेड कलर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या आएगी, हमारी यहाँ पे एनजी बाइंड करके हमने जो डायरेक्टिव लगाया उसमें हमारी कंडीशन आ जाएगी रेड। इसके बाद ये इस तरह प्रोसेस इसका चलता जाएगा। तो अगर मैं सेव करता हूँ, कंपाइल मैंने पहले किया हुआ है और यहाँ पे ये कंपाइल हो गया है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो टेक्स्ट मिला है वो हमें रेड मिल गया है। इसका कलर हमने रेड दिया। अगर यहाँ पे मैं आके कर दूँ ग्रीन तो और मैं सेव करता जाऊँ तो अब आप देखेंगे कि हमें ग्रीन मिल गया है। इस तरह आप लोग यानी डिफरेंट कंडीशन लगा के आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर यहाँ पे मैं येलो लगाऊं तो फिर भी आप जाके देखें तो येलो आ गया। तो आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी आपको। इस तरह आप डिफरेंट कंडीशन लगा सकते हैं। हम लोग करने जा रहे हैं डायरेक्टिव इन एंगुलर। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एनजी इफ डायरेक्टिव इन एंगुलर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में जो डायरेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनजी फॉर डायरेक्टिव, जो कि रियल लाइफ में ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी रियल प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इनका इनको वाइड तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो उसको नाम दे देता हूँ यूज़र्स और इसकी मैं टाइप दे दूंगा एनी, क्योंकि ये समझाने के लिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक एरे में डालूंगा। यहाँ पे मैं नाम ऑब्जेक्ट दूंगा नेम, यहाँ पे मैं दे दूंगा डेविड। इसके बाद मैं एज दे दूंगा, एज मैं क्या कर दूंगा 22। इसके बाद मैं यहाँ पे एड्रेस दे दूंगा, एड्रेस मैं दे दूंगा लंदन। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ और मैं 4-5 जो है ऑब्जेक्ट डाल दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग एक और नाम दे देंगे विलियम। यहाँ पे एज 42 कर देते हैं। यहाँ पे न्यू यार्क कर देंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंघाई। यहाँ पे मैं दे दूँगा नेम, डिफरेंट नेम एक भी रख लें कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने लूप ही चलानी है। यहाँ पे मैं लिख दूँगा ऑस्ट्रिया। यहाँ पे मैं दे दूँगा कनाडा। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 82, यहाँ पे 21। तो इस तरह आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और नेम एक आधा दे देता हूँ। यहाँ पे मैं जॉन दे दूँगा, यहाँ पे मैं वार्नर दे दूँगा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्मिथ। सेव करते हैं इसको सेव करने के बाद अगर मैं अपने कंपोनेंट HTML में आऊँ तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे। डिव बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे डालूँगा, यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी जो हम लोग डायरेक्टिव इस्तेमाल करना चाहते हैं एनजी फॉर डायरेक्टिव। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, एक वेरिएबल बनाना होता है लेट यूज़र, या फिर आप करें पहली आइटम कर लें जिसकी आपको ज़्यादा समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं ऑफ लगाऊंगा, ऑफ के तौर पे ये लूप देखी जाती है। तो यहाँ पे मैं यूज़र्स लिख दूंगा। अब हम लोग यहाँ पे अगर मैं H1 डालूँ और इसके अंदर मैं बाइंड कर दूँ उसे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आइटम डॉट नेम। और इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी करूँ तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, यहाँ पे मैं एज डाल दूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एड्रेस डाल दूँगा। और अगर यहाँ पे जाकर मैं सेव कर दूँ तो ये कंपाइल हो गया। और अगर यहाँ पे आप आके देखें कि इसने हमारी लूप चला दी है, और लूप चलाने के बाद इसने क्या किया, इटरेशन की। इसने पहले एक हमारा ऑब्जेक्ट शो करवाया, फिर दूसरा, ऐसे इसने एक यानी सीक्वेंस में सारा काम किया। एंगुलर में कंपोनेंट किस तरह बनाए जाते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, तो मैं आपको इसके मुतालिक बेसिक से लेकर एडवांस हर चीज़ में बताऊंगा। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं अपना टर्मिनल खोल लूँगा।
मेरा ये ऐप फोल्डर है। तो रूट में मैं ये जब भी हम लोग अपना टर्मिनल खोलते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक कमांड चलाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारा इसके अंदर बनेगा। जितने भी आप कंपोनेंट बनाना चाहें वो इसके अंदर बनेंगे, लेकिन अगर आप अलहदा बनाना चाहें तो वो फोल्डर का नाम आप दे के अलहदा से कंपोनेंट भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग फ़िलहाल समझने के लिए बेसिक लेवल पे हैं, तो हम क्या करेंगे कि यही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो इतना टफ नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके आपने लिखना है एन जी जनरेट के लिए हम शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं जी, और कंपोनेंट के लिए हम लिखते हैं सी। कंपोनेंट लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे अपने कंपोनेंट का नाम देना होता है। अगर हमें उसको किसी फोल्डर में करना हो तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यूजर्स स्लैश यूज़र लिख दूं तो ये हमारा एक फोल्डर बनेगा जिसके अंदर यूज़र नाम से हमारा कंपोनेंट बनेगा। लेकिन हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ यूज़र कंपोनेंट चाहिए जो कि हमें इस ऐप के अंदर नज़र आए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया एन जी जनरेट कंपोनेंट यूज़र। तो ये अगर ये कमांड हम लोग लिखेंगे तो हमें एक कंपोनेंट बन के मिल जाएगा और इसमें हमें फाइलें मिलेंगी। जिस तरह ये भी एक हमारा कंपोनेंट है, ऐप जो है ये एक एज ए कंपोनेंट वर्किंग कर रहा है। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो इसमें आपको 3-4 फाइलें मिलेंगी और कुछ हम खुद ऐड करते हैं मॉड्यूल वगैरह बना के राउटिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पे आपको ये एक कंपोनेंट है जिसमें ये सारा वर्किंग कर रही हैं, ये चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हैं ईच अदर। तो यहाँ पे अगर जाके मैं एंटर क्लिक करता हूँ तो ये हमें एक कंपोनेंट बना के दे देगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा दोबारा पीछे और यहाँ पे भी मैं वही डाल देता हूँ जो जल्दी चल गया, एन जी जनरेट कंपोनेंट यूज़र। तो मेरे ख्याल से मेरा कंपोनेंट बन चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐप के अंदर हमारा जो है वो कंपोनेंट आ चुका है। अब इस कंपोनेंट को हमने अपने ये कंपोनेंट है क्या, मैं आपको पहले ये थोड़ा सा बता दूँ। तो यहाँ पे कंपोनेंट के HTML के अंदर ये आ रहा है, कंपोनेंट के अंदर ही आप इस तरह यहाँ पे CSS डाल सकते हैं, ये इसी लेवल पे है। लेकिन हमने कंपोनेंट को कैसे इस्तेमाल करना है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कंपोनेंट होते क्या हैं। आपने क्या करना है, यूट्यूब लिखना है। यहाँ पे यूट्यूब अगर हम लिखते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हमारा यहाँ पे ये एक हमारी एप्लीकेशन है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम एक ऐप बनाते हैं। ये एप्लीकेशन है और अगर आप यहाँ पे आके देखें कि ये जो है ये सारे का सारा, अगर यहाँ से मैं लेके इतना पकड़ूं तो ये सारे का सारा हमारा क्या है, ये सारा हमारा एक ऐप रूट कंपोनेंट है। उस रूट कंपोनेंट के अंदर जो हमने कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं वो एक है साइड बार है, एक हमारा यहाँ पे हेडर आ जाता है जिसमें सर्च बार है, उसके नीचे एक और कंपोनेंट, उसके नीचे ये कंटेंट कंपोनेंट है जिसमें ये सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। तो इस तरह ये कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। तो ये कंपोनेंट का हम इनको रीयूज करके दोबारा बार बार अगेन एंड अगेन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे कंपोनेंट में आना है और यहाँ से इसका सिलेक्टर उठा लेना जो हमने कंपोनेंट इस्तेमाल करना है। इसका सिलेक्टर कंपोनेंट में से उठा के हमने क्या करना है, अपने ऐप कंपोनेंट में जाना है और यहाँ पे आके इसको हमने यहाँ पे पेस्ट करना है इस तरह से एज ए टैग डाल के। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह डाल दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह हमारे पास बन के आ गया। और अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे अगर जाके हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं कि यूज़र वर्क्स, अब ये यूज़र कंपोनेंट हमारे पास वर्क कर रहा है। तो इस तरह अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं यूज़र कंपोनेंट के HTML में जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं इसको तो मैंने लिख दिया, मैं अब सेव करूँगा तो ये बड़ा आके हमें नज़र आएगा, बड़ा आ गया। और अगर हम चाहें कि हमने एक कंपोनेंट इधर इस्तेमाल किया, यही सेम हम कोड इधर हम बॉटम में इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइट में लेफ्ट में बोथ सेम हो, तो हमें ये प्रोवाइड करता है कि हमें ये बार बार इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए हम लोग जाएंगे अपने ऐप में जाने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कंपोनेंट को बार बार कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। अगर मैं Ctrl+S करके सेव करूँ और यहाँ पे मैं डालता जाऊँ, यहाँ पे हमने क्या करना था, मैं
कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता जाऊँगा। तो इस तरह अब आप देखेंगे कि हमारे पास 4 कंपोनेंट आ गए। तो इस तरह हम लोग एक कंपोनेंट को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें कोड दोबारा से वो बस एक दफ़ा लिखा हुआ कोड हमारे काम आ जाता है, बाकी हमें कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह हम लोग कंपोनेंट्स को रीयूजेबल कंपोनेंट्स कर सकते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इन एंगुलर में। हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम लोग आइटम्स को टॉगल करवा सकते हैं, किस तरह हम लोग चीज़ों को टॉगल करवा सकते हैं, हाइड शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया हुआ है चाइल्ड, तो इसमें मैं आके यहाँ पे लिखूँगा h1 और इसके अंदर मैं दे दूँगा हेलो आई एम यूजिंग टॉगल, आई एम यूजिंग हाउ टू टॉगल। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं एक बटन डाल दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा बटन के क्लिक करने पे क्या हो, क्लिक करूँ तो हमें टॉगल मेथड मिले। अब ये आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे स्टार लगाऊँगा, एनजी इफ लगाऊँगा। एनजी इफ लगाने के बाद यहाँ पे मैं लगा दूँगा डिस्प्ले। इसको मैंने वेरिएबल दे दिया। अब मैं ये वेरिएबल उधर डालूँगा अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ आऊँगा, उसको डालने के बाद एनी इसको यहाँ पे स्ट्रिंग दे देते हैं, बुलियन इसको देते हैं, बुलियन इक्वल टू ट्रू दे देते हैं। अगर यहाँ पे मैं ट्रू करता हूँ तो आप देखेंगे, इसको मैं फ़िलहाल कमिट आउट करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। अब आप देखेंगे कि ये हमारा डिस्प्ले है, डिस्प्ले यानी ट्रू है। अगर यहाँ पे मैं जाके इसको क्या करूँ, चाइल्ड कंपोनेंट में इसको मैं कर दूँ फॉल्स, तो ये अब डिस्प्ले नन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि वो अब गायब हो चुका है, यानी वो शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अब मैं ट्रू ही रहने देता हूँ, ट्रू रहने दिया तो वो फिर से आ जाएगा और अब ये आ चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे मैं इसको फिर से अब मैं बटन बनाता हूँ कि इसके क्लिक करने पे वो टॉगल हो। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं चाइल्ड में आऊँगा और यहाँ पे मैं इस बटन को, इस फंक्शन को डालूँगा। इस तरह फंक्शन हम लोग बनाते हैं तो आप देख सकते हैं। और मैं लिखूँगा यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नॉट डिस्प्ले, नॉट दिस डॉट डिस्प्ले। यहाँ पे मैंने क्या मेथड डाला कि मैंने ये कहा अगर ये डिस्प्ले है तो वैसे तो ये डिस्प्ले रहेगा, और अगर जब हम इस पे क्लिक करें तो ये डिस्प्ले अगर हो तो ये डिस्प्ले नन हो जाए, अगर ये डिस्प्ले ना हो तो ये डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरह का ये कोड मैंने डाला है। तो यहाँ पे भी मैं सेव करता हूँ और अब हम लोग अगर जाकर देखेंगे यहाँ पे सॉरी बटन में हमने कुछ नहीं डाला, क्लिक मी, सेव किया। अब आप देखेंगे कि किस तरह ये काम करता है। अगर मैं क्लिक करता हूँ ये डिस्प्ले हो जाएगा, ना क्लिक करूँ क्लिक करने पे डिस्प्ले हो रहा है और क्लिक करने पे ये हाइड हो रहा है। तो आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई पाइप्स क्या होते हैं एंगुलर में और इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले अपने ऐप कंपोनेंट में जाऊंगा। ये बहुत आसान है, कोई ये डिफ़िकल्ट नहीं है इतने ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ सबसे पहले एक h1 टैग लगाऊंगा और इसमें कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा इंटरपोलेशन के ज़रिए। तो यहाँ पे मैं डालूंगा, मैं कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्राइस डाल लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्राइस हमें किस में आए, हमें ये USD डॉलर में आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे करेंसी लगाने के बाद यहाँ पे हम इसको डाल देंगे हमें ये किस में चाहिए, कौन सी करेंसी में चाहिए, इंडियन में चाहिए, अमेरिकन में चाहिए। तो यहाँ पे मैं डालूँगा USD डॉलर। तो मैं अगर यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमें डॉलर की शेप में हमें मिल चुकी है। इस तरह ये हम लोग डॉलर डाल सकते हैं। अगर आपको ये इंडियन करेंसी में चाहिए तो INR हम लोग लिख देंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इंडियन करेंसी में ये मिल चुकी है। इस तरह ये पाइप इतने आसान है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतने आसान होंगे। तो एंगुलर हमें बहुत सारी चीज़ें बड़ा इजी करके हमें देता है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम लोग डेट पाइप जो है वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐप कंपोनेंट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना एक टू डे के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा और उसको मैं दे दूँगा जो उसकी टाइप है नंबर दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं लगा दूँगा डेट, डॉट लगा के मैं कर दूँगा 9, मुझे यानी अब की डेट चाहिए, आज की डेट चाहिए और टाइम भी। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने कंपोनेंट में HTML में आऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा, मैं एक पैराग्राफ डाल दूँगा यहाँ पे, या फिर मैं H1 डालता हूँ और इसमें मैं क्या करूँगा, टू डे लिख दूँगा, टू डे इज़, यहाँ पे मैं डालूँगा, अब कर्ली ब्रेसेस लगाऊँगा और यहाँ पे मैं क्या डालूँगा कि मैं लिखूँगा टू डे, मैं डाल देता हूँ। और इसके बाद हम लोगों ने पाइप लगाना होता है, पाइप लगाने के बाद डेट लिखने के बाद हम लोग कितनी डेट चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं बस हमें यहाँ पे सिर्फ डेट चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे इस तरह इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे कंपाइल हो गया। अब आप देख सकते हैं कि टू डे की हमें डेट मिल चुकी है। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है कि इसके लिए आपने यहाँ पे लिखना होता है टू डे, हमें बस डेट चाहिए। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 एक और, यहाँ पे मैं लिखूँगा और इफ़ यू प्रेफर, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे फिर से कर्ली ब्रेसेस लगाऊँगा। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैं टू डे लगाऊंगा। टू डे लगाने के बाद यहाँ पे मैं पाइप लगा दूंगा। पाइप का ये साइन होता है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डेट यहाँ पे लगाने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें कितनी डेट चाहिए, हमें फुल डेट चाहिए। फुल डेट के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। और अगर मैं यहाँ पे फिर से सेव करता हूँ तो अब हमें ये हमें फुल डेट देगा। यहाँ पे सैटरडे अक्टूबर 22, इसने 2022 हमें दे दिया। इसके बाद अगर हम लोग एक और देखना चाहें तो वो क्या होगा कि हम लिखेंगे, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लगा देते हैं। दिस टाइम इज़, मैं लिखता हूँ दिस टाइम इज़ राइट नाउ का देते हैं, या फिर दिस टाइम इज़ ही रहने देते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे आपके मैं टू डे लगा दूँ और यहाँ पे अगर पाइप साइन लगाऊँ तो पाइप साइन हमारे पास क्या होगा कि इसके बाद मैं लिखूँगा डेट में लगा दूँगा। डेट लगाने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसको दूँगा कि मुझे किस शेप में चाहिए, तो उसके लिए मैं लगा दूँगा H/आवर मिनट, और मुझे फिर घंटे चाहिए और उसके बाद जी लगा दूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ तो अब आप देखेंगे कि हमें ये एक स्टैंडर्ड जो कि हमें एक किस्म का उस शेप में मिल चुकी है। इसके बाद अगर यहाँ पे अगर फुल डेट को मैं दोबारा से कॉपी करूँ और यहाँ पे मैं नीचे आऊँ और यहाँ पे मैं डाल दूँ मुझे चाहिए शॉर्ट डेट, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको शॉर्ट डेट जो है वो भी मिल चुकी है। ये हमें आम डेट हमें मिली, यहाँ पे हमें ये फुल डेट मिली, यहाँ पे हमें शॉर्ट मिली, ये हमें स्टैंडर्ड मिली। तो इस तरह ये वेरिएबल बहुत ज़्यादा काम आते हैं एंगुलर में। हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम लोग जो अपना डाटा होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं पेरेंट से चाइल्ड में, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम लोग चाइल्ड से पेरेंट में डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह हम लोग पेरेंट से चाइल्ड में डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पे मैं जनरेट कर दूँगा एक कंपोनेंट, उसको मैं नाम दूँगा चाइल्ड, में नाम दे दूँगा चाइल्ड देने के बाद इसको यहाँ पे अब हमारा एक कंपोनेंट बन जाएगा। कंपोनेंट के बाद हम देखेंगे, तो आई होप कि ये जनरेट कर रहा है, तो एक और कर देते हैं। यहाँ पर मैं चाइल्ड के नाम से कंपोनेंट बनाऊंगा और देखते हैं पहले कौन सा बन जाए। ये पहले बन चुका है, ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बन गया है। हाँ, ये बन चुका है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे ऐप के अंदर हमारा
चाइल्ड बन चुका है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे हम अपना जो कंपोनेंट ऐप वाला है, ये रूट कंपोनेंट होता है, इसको हम एज ए पेरेंट लेंगे, समझेंगे, कंसाइडर करेंगे, कंसाइडर कर लेते हैं। तो जो चाइल्ड है हमारे पास वो ये चाइल्ड रहेगा। अब मैंने क्या करना है कि मैंने चाइल्ड में जाना है, चाइल्ड में नहीं बल्कि हम लोग ने पेरेंट से एक्सेस करना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि मैं अपने ऐप कंपोनेंट में जाके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाऊँगा। यूजर्स, यहाँ पे इसको मैं टाइप दे देता हूँ एनी, आपने एनी से अवॉइड करना है। तो यहाँ पे मैं एरे देता हूँ नेम डेविड, एज 22, एड्रेस ये मैं प्रॉपर्टीज दे रहा हूँ लंदन। इसके बाद मैं 3-4 दफ़ा ये पेस्ट करूँगा। चार दफ़ा मैंने ये ले लिया है। यहाँ पे मैं डाल दूँगा न्यूयॉर्क, यहाँ पे मैं हवाई डाल दूँगा। यहाँ पे हम लोग दे देंगे 32, 42 का देते हैं, यहाँ 52 का देंगे। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ जॉन स्मिथ वार्नर। ये हमने एक एरे बना ली। अब मैंने क्या करना है कि मैंने अब जाके अपने ऐप में मैंने अब जाना है और यहाँ पे मैंने आके HTML में इस टेम्पलेट में आकर हमने क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लूँगा। इस पे मैंने अब चला देनी है फॉर लूप, फॉर ऑफ ng फॉर। तो लेट फिर मैं डाल दूँगा ओ यूज़र्स। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे अपना जो मेरा है ना चाइल्ड, उसका मैंने यहाँ से आके उठा लेना है नेम। तो चाइल्ड कंपोनेंट में आऊँगा, यहाँ से मैं इसका सिलेक्टर उठा लेता हूँ और इसको मैं ऐप में जाके यहाँ पे मैं इसको चलाऊँगा। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने बाइंड करना है डेटा। तो मैं यहाँ पे यूज़र दे दूँगा इक्वल टू यूज़र। इस यूज़र में से ये कनर बाइंड टू यूज़र सिंस इट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ऐप चाइल्ड, क्योंकि वो अभी हमने उसमें भेजा नहीं। तो यहाँ वहाँ पे हमने इसको गेट नहीं किया, हमने वहाँ पे इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये पेरेंट से भेजे जाने का ये तरीका है। तो वहाँ पे अब हमने जाना अपने चाइल्ड में। तो यहाँ पे चाइल्ड, मैं आपको बाद में भी इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो अब मैं आऊँगा अपने चाइल्ड कंपोनेंट में और यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने आग करना है, यहाँ पे मैं कर दूँगा @ इनपुट। इनपुट क्या करता है कि यहाँ पे इनपुट इंपोर्ट कर देता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा इनपुट इंपोर्ट भी हो चुका है। जैसे यहाँ पे हम इसको मेथड लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है यूज़र /any लगा देना है उसकी टाइप। तो अब हमारा एरर ख़त्म हो गया। अब उम्मीद करता हूँ वहाँ से भी एरर ख़त्म। अब ये क्या है कि ये आप ये इसलिए लगाते हैं, यहाँ पे आपने इनपुट इंपोर्ट किया, ये इंपोर्ट करने का ये मेथड है कि यहाँ पे यूज़र जो आपने यहाँ पे भेजा है ना, ये यूज़र आपका इधर पेरेंट्स से जा रहा है और ये जो आप वहाँ पे यूज़र ले रहे हैं ये वाला। तो यहाँ पे ये आप क्या कर रहे हैं कि इनपुट कर रहे हैं, डाटा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, डाटा को गेन कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। तो इस तरह ये काम करता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से भी एरर चला गया है और यहाँ पे आपने इसकी प्रॉपर्टी लगा दी, लेकिन आपने एनी से अवॉइड करना है क्योंकि ये नहीं लगाना होता। आपने इंटरफेस बनाना होता, वो भी मैं बनाऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं एनी यूज़ करता आ रहा हूँ हर जगह पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैंने अब यहाँ पे सेव करवा दिया, यहाँ पे भी सेव करवा दूंगा। अब मैंने चाइल्ड के यहाँ पे अब आपने क्या किया, आपने उसको एक्सेस कर लिया डेटा को। अब इसको हमने शो करना है HTML में। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो चाइल्ड वर्क्स है वो यहाँ पे किस तरह, ये 4 दफ़ा में यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो चाइल्ड है हमारा वो चल रहा है, उस पर लूप चल चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ लिस्ट और इसके अंदर मैं लिखूँ यूज़र/नेम, इसके बाद मैं एक डाल दूँ
यहाँ पे मैं डाल दूंगा एज, यहाँ पे मैं डाल दूंगा, और अगर मैं सेव करता हूँ तो आई होप कि ये काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने जितनी वहाँ पे लिस्ट डाली है, जितने एरे डाले हैं वो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई हो। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमने क्या किया, हमने अपने ऐप जो ऐप हमारा रूट कंपोनेंट है उसको हमने एज ए पेरेंट ले लिया, इसको कंसाइडर कर लिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके कंपोनेंट्स में आके मैंने एक एरे बना ली। अब इस एरे को मैंने भेजना है उधर, तो इसके HTML में आएंगे, पेरेंट के HTML में आने के बाद हमने क्या किया, उस पर एक हमने चला दी डायरेक्टिव लगा दिया ng फॉर लूप। तो यहाँ पे इस पे ये लगाने के बाद ये यूज़र से यहाँ से हमने इसको एज वेरिएबल में कन्वर्ट किया और यहाँ से ये डाटा भेज दिया। ये डाटा इधर से भेजा जा रहा है, वहाँ पे गेट किया जा रहा है। तो अब आके हमने क्या किया, हमने चाइल्ड में जाना है। तो चाइल्ड में जाके हमने देखना है कि यहाँ पे चाइल्ड में आके वो डेटा हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, यानी वहाँ से ये डाटा यहाँ पे डाल रहे हैं। वो डाटा कौन सा, वो यूज़र की फॉर्म में हमें यूज़र वेरिएबल में स्टोर होके मिल रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़र एज ए ऑब्जेक्ट एरे जो समझ लें, तो यहाँ पे चाइल्ड में हमने यहाँ पे वो राइट करवा दिया। तो यहाँ पे इस तरह ये काम करता और ये यहाँ पे हमें मिल चुका है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि सीखा था कि किस तरह हम लोग अपना डाटा जो कि वो पेरेंट से चाइल्ड में भेज सकते हैं, किस तरह उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस तरह हम लोग चाइल्ड से जो हमारा डाटा है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं पेरेंट में। तो ये भी बड़ा इजी टू यूज़ है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह काम कर रहा है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं अपने ऐप डॉट कंपोनेंट्स में आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा गेट डेटा के नाम से। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं डेटा डालूँगा, उसको टाइप दे दूँगा एनी, और ये फंक्शन मेरा बन गया है। और अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं करूँगा console.log डेटा करवा दूँगा। यहाँ पे मैं इसमें पैरामीटर जो डेटा आएगा वो यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। यहाँ मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ इसको, और अब इसके मैं HTML में जाऊँगा। ये हमारा एज ए पेरेंट है, यहाँ पे ऐप जो है हमारा ऐप जो है मैंने पेरेंट है एज ए कंसीडर किया है। तो यहाँ पे मैं अब अपने यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक वहाँ पे अपने यहाँ पे मैं अपने जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे डालूँगा। उसको मैं डालता हूँ ऐप चाइल्ड कंपोनेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, जो वे है बाइंड करना डेटा जो हम लाते हैं वहाँ से, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इस एंगुलर में इन ब्रेसेस को, पैरेंथेसिस को हम कहते हैं बनाना ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं डाल दूँगा जो डेटा मैं हासिल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड से डेटा हम गेट कर लेंगे, नहीं ये वो फंक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे बनाने के बाद मैं यहाँ पे अपना वो जो फंक्शन मैंने पेरेंट में यहाँ पे बनाया हुआ वो वाला मैं डालूंगा। और इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इवेंट एक भेज देना है। इवेंट क्या करता है कि इवेंट हमें वहाँ से जो हमने चाइल्ड में से, ये हमारा जो फंक्शन है ये चाइल्ड वाला फंक्शन होगा, और यहाँ से जो हमें डेटा आएगा वो एज ए इवेंट में हमें मिलेगा। तो वो हमें यहाँ पे इवेंट के तौर पे मिलेगा, वो हमें यहाँ पे शो होगा जो कि इवेंट में आएगा, यानी इस फंक्शन में वो आएगा, आगे इवेंट में जाकर वो रन हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो अब इस फंक्शन को हमने क्या करना है, इसको हमने जाना है चाइल्ड के कंपोनेंट्स में। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने लिखना होता है, यहाँ से हमने डाटा का भेजना है। तो यहाँ पे लिखूंगा आउटपुट हम लिखेंगे, यानी डाटा भेजने के लिए। तो यहाँ पे मैं वो फंक्शन डाल दूंगा, ये फंक्शन डाल दिया। ये फंक्शन डालने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं लगा दूंगा एनी, टाइप इसकी एनी दे देता हूँ। आपने अवॉइड करना है क्योंकि हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते ज़्यादा। यहाँ पे मैं आऊँगा और फर्दर इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं आगे बढ़ते हुए यहाँ पे न्यू कीवर्ड हम लोग लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे आउटपुट आ चुका, और इवेंट मीटर हमारा यहाँ पे वो भी हमने इंपोर्ट करना होता है। मैंने वो पहले इंपोर्ट किया हुआ था। यहाँ मैं लिखूँगा इवेंट इमीटर। तो यहाँ पे इसको इस तरह हम लोगों ने कॉल कर देना है। तो ये थोड़ा यहाँ पे हमने इस तरह नहीं, इस तरह मैं लगाऊंगा एनी टाइप। यहाँ पे ये टाइप लगा दी। अब हमने क्या करना है कि अब हमने जाना है
अपने चाइल्ड के HTML में। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक इनपुट बनाऊँगा। इनपुट बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक ID दूंगा बॉक्स के नाम से, या फिर आप इसको ID दे सकते, कुछ भी आप दे सकते हैं। इनपुट मैंने दे दी, कॉपी करूँगा इसको, नीचे एक मैं बटन बनाऊँगा। बटन बनाने के बाद मैं लिखूँगा क्लिक मी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं क्लिक का इवेंट लगा दूंगा और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, उसका नाम मैं दे देता हूँ सेंड टू पेरेंट। तो यहाँ पे ये फंक्शन दे दिया, इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा, बल्कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट। यहाँ पे जो ये मेरा बॉक्स है मैं इसको एक्सेस करूँगा, यहाँ पे डाल दिया। तो सॉरी, यहाँ पे हमने इस तरह नहीं, बॉक्स मैं इसको नाम देता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं बॉक्स नाम दे देता हूँ, इसको ID बॉक्स दी है, इसको नाम ऐड दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू उठाना चाहता हूँ, वैल्यू डाल दूंगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस फंक्शन को बनाना है अपने चाइल्ड के कंपोनेंट में। यहाँ पे हम डाटा भेज रहे हैं और उस डाटा को इस फंक्शन में भेज रहे हैं, और ये फंक्शन हमने कहाँ एक्सेस किया है, वो हमने पेरेंट में बना रखा हुआ है। यहाँ से ये बाइंड होके जा रहा है हमारा डाटा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं चाइल्ड कंपोनेंट्स में आके यहाँ पे मैं मैंने वो डाल दिया फंक्शन हमारा जो हमने HTML में बनाया। क्लिक करने पे हमारा ये फंक्शन ट्रिगर होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा दिस डॉट, ये वाला मेरा जो मैंने ये फंक्शन जो भेजा है डॉट, और डॉट इमिट मैं करवा दूँगा। इमिट करने के बाद क्या करे कि यहाँ पे मैं इसको डाल दूँगा इस तरह। और अब आगे देखें, इसके बाद हमने क्या करना है, मैं आपको ये बताया चलूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया। तो अगर मैं इनको सेव करूँ, हाँ यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने भेजना है एक डेटा। तो यहाँ पे भी हमने डेटा भेज देना है, डेटा जो हमारा इस फंक्शन में डेटा आएगा, और ये फिर इसमें जाएगा। इसमें जाने के बाद यहाँ से ये आउटपुट होगा, ये यानी यहाँ से पेरेंट में चला जाएगा। और यहाँ पेरेंट्स में हम इस तरह इसको एक्सेस कर रहे हैं, इस तरह बाइंड कर रहे हैं, ये डेटा यहाँ से इसमें भेज रहे हैं, इसमें एज इवेंट जा रहा है। यहाँ से ये क्या होगा, ये हमारे इधर आ जाएगा पेरेंट में। तो जैसे ही मैं सेव करता जाऊँगा, अगर यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, अब आप देख सकते हैं हमारा बाइंड हो चुका है। अगर यहाँ पे आके मैं इंस्पेक्ट में देखूं, मैं अगर डालूं ओ वेयर आर यू गोइंग, अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारा डाटा जो कि है वो चाइल्ड से पेरेंट में जा चुका है। अगर फिर से मैं क्लिक करूं तो इस तरह ये जितनी दफ़ा ट्रिगर होगा ये हमें मिल रहा है। तो इस तरह अगर आप चाहें तो इस डाटा को आप एक स्ट्रिंग बनवा के इसको आप शो भी करवा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे पेरेंट में आऊँगा और मैं क्या करूँगा कि मैंने उसको यहाँ पे कंसोल किया है। यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ एम्प्टी कर लें आप, एम्प्टी में बना देता हूँ एनी, इसको टाइप स्ट्रिंग दे देता हूँ इसको टाइप, और इसको मैं लगाऊंगा इक्वल टू एम्प्टी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस डॉट एम्प्टी इज इक्वल टू डाटा मैं करवा दूँगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस एम्प्टी जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसको मैंने ऐप में यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रन करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे h1 लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा एम्प्टी। अगर मैं सेव करता जाऊँ तो अब अगर यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा आ चुका है। तो ये जितनी दफ़ा हम क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा ये हमें ट्रिगर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब हम सीखेंगे किस तरह हम लोग एंगुलर में टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बना सकते हैं, और ये क्या होती हैं, किस तरह बनाई जाती हैं, और ये हमारे एंगुलर में इनका क्या रोल होता है। तो मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। और ये मैं आपको बता दूं कि हमारे एंगुलर में दो किस्म की फॉर्म्स होती हैं, एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होती हैं और एक होती हैं टेम्पलेट रिएक्टिव फॉर्म्स। तो जो ज़्यादातर जो इस्तेमाल की जाती है वो हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे अपने आ जाऊँगा चाइल्ड में, मैंने यहाँ पे दो
कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बनाया हुआ है और जो रूट कंपोनेंट है वो ऐप है, उसमें मैंने चाइल्ड बनाया हुआ है। तो ऐप में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आकर मैं अपना चाइल्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐप चाइल्ड, और चाइल्ड में मैं अगर कुछ लिखता हूँ, सेव करता हूँ, सेव किया, और अगर यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे हमारा ये कंपोनेंट काम कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपने चाइल्ड में इसमें आके मैं अब जो हम आज फार्म करेंगे वो उनका नाम है टेम्पलेट ड्रिवन फार्म। तो यहाँ पे मैं एक फार्म बनाऊँगा, हमें यहाँ पे एक्शन की ज़रूरत नहीं होती इसमें। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक आईडी दूंगा, मैं बेसिक फार्म के नाम से आईडी दे दूंगा, और इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एनजी फार्म हमने इसको लगाना होता है। एनजी फार्म क्या होता है कि हमने इसमें सबसे पहले क्या करना है कि फार्म जब भी हमने यूज़ करनी है तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया हुआ है फार्म्स मॉड्यूल अपने मॉड्यूल्स में। तो आपने क्या करना है, आपने ये फार्म्स मॉड्यूल जो है ये आपने भी इंपोर्ट कर लेना है मॉड्यूल। तो इसलिए ये अभी तक एरर नहीं दे रहा और ना ही आगे एरर कोई देगा। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक इनपुट बनाऊँगा, उसके अंदर मैं एक नेम दे दूँगा, नेम मैं इसमें लिखूँगा नेम ही, और इसके बाद मैं प्लेस होल्डर दे दूँगा नेम के नाम से। यहाँ पे मैं ब्रेकिंग पॉइंट लगा दूँगा इसके अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक और इनपुट डालूँगा और उसको मैं क्या नाम दूँगा, उसको मैं दे दूँगा, उसको मैं नेम दूँगा मेरा कर लें ईमेल। उसके बाद मैं प्लेस होल्डर डाल दूँगा उसमें ईमेल, और यहाँ पे भी मैं ब्रेकन पॉइंट लगा दूँगा। इसके बाद मैं एक और इनपुट बना लेता हूँ, उसको मैं दे दूँगा नेम पासवर्ड। तो अगर मैं आगे बढ़ूँ और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर पासवर्ड डाल दूँगा। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक बटन बना लूँगा, उसको मैं टाइप दे दूँगा सबमिट, और आगे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सबमिट डेटा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि हमने इस फार्म में आना है। ये बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ कि फार्म को हम लोग एक आईडी देते हैं और उसमें उस फार्म को एनजी फार्म बनाते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम देना जो क्या वो लाजमी नाम देना होता है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एनजी सबमिट। तो ये मैं मेथड लगा दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट डेटा। यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूँगा, फंक्शन का नाम हम लिखते हैं फ्रॉम बेसिक। तो यहाँ पे हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हमने ये डेटा जिस फॉर्म से उठाना है वो ये वाला है, तो हमने इसको नाम दिया बेसिक फॉर्म। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूँगा और डॉट वैल्यू हमें इसमें से उठानी है, वैल्यू मैंने दे दी। अब हमने क्या करना है कि हमने ये वाला जो हमारा ये मेथड है, फंक्शन है, इसको हमने अब उधर जाके बनाना है चाइल्ड कंपोनेंट में। और अगर यहाँ पे अब हम आ जाएं इधर, आप देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि मैं इसको बनाऊंगा, इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा, इस फंक्शन को लगा दिया। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग डेटा। जैसे ही मैं डेटा लगाता हूँ तो ये क्या करेगा, हमें डेटा दे देगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमें डेटा भेजना है। डेटा में हमारा क्या आएगा, हमारी वैल्यू जो हमने वहाँ इनपुट में दी होंगी, वैल्यूज़ हमारी ये आ गई। अगर यहाँ पे मैं सेव करूँ तो ये क्या करेगा, और अगर यहाँ पे आप जाके हम लोग देखें, यहाँ पे मैं ब्रेकिंग पॉइंट एक लगा लूँ, सेव करते हैं, अभी हमें इस तरह मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी डाल दूँ, डेविड ईमेल, यहाँ पासवर्ड डाल दूँ अगर, और मैं सबमिट करवा दूँ, तो आप देखेंगे कि हमें एक एम्प्टी अरे जो है वो हमें मिल रही है। इसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हमें एम्प्टी अरे मिल रही है
इसकी रीज़न ये है कि अभी तक हमने इस फॉर्म को ये नहीं बताया कि ये जो इनपुट हमारी फील्ड है ये इससे रिलेटेड है, ये जो है इस फील्ड का इससे तल्लक है। हमने ये नहीं बताया कि इस फील्ड का इससे तल्लक है। वो नहीं इनमें जो वैल्यू हमने भेजी है वो इनको रीड नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे हमने क्या फिर लगाना होता है, हमने लगाना है एनजी मॉडल। अब ये एनजी मॉडल क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। एनजी मॉडल, ये एनजी मॉडल जो हमने इस इनपुट पे लगाया है ये बताएगा कि ये जो फील्ड है ये इनपुट नेम फील्ड जो है ये इस फॉर्म से रिलेटेड है। ये जो एनजी मॉडल ये वाली भी फील्ड जो ईमेल वाली है ये भी इसी फॉर्म से, जो बेसिक फॉर्म हमने बनाई है, जो जिस फॉर्म को हमने नाम दिया है बेसिक फॉर्म, इससे रिलेटेड है, इसका इससे तल्लक है। तो ये भी इसी तरह ये भी यही कहेगा और ये हमारा अब डेटा जो है वो सबमिट हो जाएगा। अब हमें एम्प्टी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेविड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ david@gmail.com और यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूँगा, कुछ भी डाल दें। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमें ये डाटा अब मिल रहा है। तो ये था कुछ, जितनी दफ़ा आप क्लिक करेंगे हमें डेटा मिलता जाएगा। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करूँगा। पहले मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ मैं ये जो मेरा डेटा है मैं इसको बाहर शो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लिखूँगा, मैं इसको शोविंग डेटा कर दूँगा और इसकी मैं दे दूँगा एनी टाइप दे दूँगा। आपने एनी से अवॉइड करना है, मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको टाइम ना ज़्यादा हमारा स्पेंड हो। तो यहाँ पे मैं इसको एक एरे दे दूँगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी करना है एनी को, शोइंग डेटा को, और अब मैं चाइल्ड HTML में जाऊँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा, मैं एक h1 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं उसको डाल दूँगा और डॉट में नेम डाल दूँगा। इस तरह मैं इसको और इस तरह इसी को यहाँ पे मैं डाल दूँगा। हमारा यहाँ से ईमेल उठा लेते हैं। इस तरह यहाँ पे मैं पासवर्ड लूँगा, यहाँ पे इस तरह डाल दूँगा। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे आना है। अब हमने ये डेटा जो हमारा आ रहा है हमने इसमें डालना है और ताकि हमारा वहाँ पे विजिबल हो सके यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने नेम एक्सेस किया ये सब कुछ, लेकिन हमें ये एरर देगा क्योंकि हमने अभी तक डेटा जो है वो इसमें नहीं भेजा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा दिस डॉट शोविंग डेटा इक्वल टू, मैं कर दूँगा डेटा। तो ये डेटा जो है ये अब इसमें स्टोर हो जाएगा और ये इसमें आएगा और यहाँ पे ये हमें वहाँ पे आके विजिबल हो जाएगा। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम चलते हैं। तो ये हमें एरर क्या दे रहा है कि यहाँ पे ये हमने डबल करली ब्रेसेस लगानी थी, सिंगल लगाने से सारी जगह सिंगल लग गई। तो अब सेव करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि वो चला गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेविड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेविड ईमेल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी डाल दें या फिर अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने जो डाटा भेजा फॉर्म में, जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में, तो वो हमें यहाँ पे विजिबल होके आ गया। अगर एक बार फिर मैं भेजूँ तो ये सेम डेटा इसलिए मसला कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा डिफरेंट डेटा आ गया। तो इसी तरह ये हमें डेटा जो है वो चेंजिंग करके हमें मिलता रहेगा। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पे हमने बेसिक फॉर्म बनाया, उसको नाम दिया। ये फॉर्म जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होता है इसको हम एनजी फॉर्म देते हैं, मॉड्यूल इन एंगुलर, इसको एनजी फॉर्म बाइंड एज करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना मेथड लगाया जो हमारा फंक्शन है एनजी सबमिट हमने करना है, इवेंट लगाया सबमिट का। तो उसमें हमने क्या कहा कि हमारी जो बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म हमारी ये वाली है, इसको यहाँ पे नाम डाल दिया। उसमें से हम वैल्यू उठाना चाहते हैं। वैल्यू उठाने के बाद हमने एनजी मॉडल लगाया ताकि हम बता सकें कि ये फील्ड जो एनजी मॉडल वाली है वो इससे रिलेटेड है। इसके बाद हमने ये वाला फंक्शन वहाँ पे बनाया और उसमें हमने ये डेटा अपना भेजा। आज हम सीखने जा रहे हैं कि रिएक्टिव फॉर्म क्या होती है, एंगुलर में इनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, तो क्या ये किस तरह हम इनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं कंपोनेंट्स में। तो मैंने यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट बनाया हुआ है, उसमें मैंने
ये रिएक्टिव फार्म बनाऊंगा, उसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक फार्म बनाता हूँ, हमें एक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। अब रिएक्टिव फार्म में हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम लोगों ने इस फार्म को अगर नेम देना है तो वो हम लोग किस तरह देते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, रिएक्टिव फार्म बनाने के लिए हमने ऐप मॉड्यूल में जाना होता है। यहाँ पे हमने इंपोर्ट करना होता है रिएक्टिव फार्म मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टिव फार्म मॉड्यूल आ चुका है, सेव करते हैं इसको। इसके बाद मैं अपने HTML फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे हमने क्या लिखना है कि फार्म डालनी है। फार्म डालने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पे फार्म ग्रुप में डाल दूँगा। फार्म ग्रुप डाल दिया। फार्म ग्रुप में यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे हमने अपनी जो फाइल है उसको हमने नाम देना है। वो फार्म को मैं नाम दूँगा लॉगिन फार्म में दे देता हूँ। तो ये हमने इसको नाम दे दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसके अंदर 2-3 इनपुट डाल दूँगा। इनपुट डालने के बाद मैं क्या करूँगा कि इनपुट को मैं यहाँ पे डालूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि हमने यहाँ पे फार्म ग्रुप दिया है। ये क्या है कि ये हमने इंपोर्ट करना होता है। हमने चाइल्ड कंपोनेंट में जाऊँगा और मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ फार्म ग्रुप। यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट करना होता है। तो इसको कैसे इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इंपोर्ट फार्म ग्रुप, यहाँ पे ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद मैं अगर इंपोर्ट करूँ फार्म कंट्रोल, ये दो चीज़ें हमने कंट्रोल करने के लिए और ग्रुप बनाने के लिए हमने इंपोर्ट करनी होती हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ लिख दूँगा। अब हमें यहाँ फार्म ग्रुप का एरर नहीं आ रहा, लेकिन हमें जो एरर आ रहा वो लॉगिन फार्म का, क्योंकि हमने ये अभी तक इसको उधर बनाया नहीं है कंपोनेंट में। तो ये नाम है इस फार्म का, इस पे हमने इम्प्लीमेंटेशन अभी करनी है क्योंकि इसको उधर प्रॉपर्टी वगैरह हमने देनी है, तो इसको हमने टाइप वगैरह देनी है। तो आगे मैं क्या करूँगा, मैं आगे यहाँ पे एक ng सबमिट का बटन लगा दूँगा और उस पर भी मैं एक फंक्शन बनाऊँगा लॉग इन डाटा कर देता हूँ मैं। ये फंक्शन ये एरर दे रहा है। यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि मैंने नेम डालना है। नेम मैं डाल दूँगा। इसके बाद मैं प्लेस होल्डर डाल दूँगा। प्लेस होल्डर मैं क्या डालूँगा, नेम। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पे डालना होता है फार्म कंट्रोल हमने डालना होता है। और उस फार्म कंट्रोल को हमने क्या करना होता है कि हमने लिखना फार्म कंट्रोल नहीं हमने, बल्कि यहाँ पे डालना होता है फार्म कंट्रोल नेम हमारा किसके इक्वल होता है, वो हमारा होता है जिस फील्ड के मतलब। ये अब हमारा यहाँ पे फील्ड बता रहा है एक किस्म की कि ये इससे रिलेटेड है। तो ये आ गया। इसके बाद मैं एक और बनाऊँगा और उसको मैं नाम दे दूँगा, उसको मैं नाम दे देता हूँ पासवर्ड में नाम दे दूँगा इनपुट नेम मैं दूँगा पासवर्ड। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको प्लेस होल्डर दूँगा पासवर्ड। इसके बाद मैं दे दूँगा इसको फार्म कंट्रोल नेम। इसमें हमने फार्म कंट्रोल नेम डालना होता है और वो इक्वल मैं डाल दूँगा पासवर्ड। तो इस तरह ये कुछ फार्म काम करती है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक बटन बना दूँगा, ब्रेकिंग पॉइंट लगा के बटन दूँगा सबमिट डाटा, यहाँ पे बड़ा सबमिट डेटा। तो ये इस तरह आपने लिखना है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से लॉगिन फार्म उठा लूँगा और अब मैं अपने चाइल्ड के इसमें आ जाऊँगा इस पोर्शन में। और हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आके इसको मैंने एज ए वेरिएबल बना दिया है। इस फार्म को मैंने एक वेरिएबल में सेव करवा दिया है। यानी अब हमने यहाँ पे न्यू लगा के हमने फार्म कंट्रोल लगाना होता है। फार्म कंट्रोल लगा के ताकि हम उस फार्म को कंट्रोल कर सकें अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे फार्म ग्रुप लगाना है। हमने फार्म ग्रुप लगा दूंगा। फार्म ग्रुप लगाने के बाद क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे बना दूंगा इस तरह से कुछ।
यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। नेम प्रॉपर्टी को मैं क्या करूँगा, न्यू के आगे हमने डालना होता है। यहाँ पे हमने फार्म कंट्रोल डालना होता है। फार्म कंट्रोल डालने के बाद यहाँ पे हमने इस तरह, इसमें मैं खुद की वैल्यू भेजना चाहता हूँ। इसके बाद अगर मैं पासवर्ड मैंने डाला है, पासवर्ड मैं बना दूंगा एक इसकी प्रॉपर्टी न्यू डाल दूंगा, फार्म कंट्रोल मैं करूँगा, कंट्रोल कर दूंगा और यहाँ पे भी हम खुद की वैल्यू भेजेंगे। इस तरह ये इस तरह काम करते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं अब मैं उधर जाकर दिखाऊँ अगर आपको, तो आपका ये एरर जो है वो ख़त्म हो चुका है। हमने क्या किया कि हमने उस फॉर्म उसको नेम जो फार्म है उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया और उसके बाद उसको न्यू कीवर्ड से फार्म ग्रुप में हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। आगे हम क्या करते हैं, अब हमने उसको उसमें जो नेम भेजा है उसको हमने फार्म कंट्रोल से कंट्रोल किया। इस तरह रिएक्टिव में हम लोग कंट्रोल करते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है तो यहाँ पे मैं ये फंक्शन डालूँगा। ये फंक्शन क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं डालूँगा दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू जो है वो हमें मिल जाए। तो अगर यहाँ जाऊँ तो अब अगर हम लोग जाके देखें तो ये हमारा इस तरह आ जाएगा। अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, नेम मैं डेविड डाल दूंगा, पासवर्ड मैं कुछ भी दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सबमिट करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें सबमिट मिल रहा है। और अगर आके मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ से फॉर्म कंट्रोल ख़त्म कर दूँ तो ये क्या हमें फिर भी मिलेगा। अगर सेव करता हूँ तो अब आप देखेंगे हमें ये एम्प्टी मिल रहा है, पासवर्ड भी नहीं आ रहा, हमारा नेम भी नहीं आ रहा। तो फॉर्म कंट्रोल क्या करता है कि ये हमें कंट्रोल करता है, हमें जो चीज़ें हमारी होती हैं। अगर यहाँ पे मैं फिर से आऊँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दूँ तो अब मैं सबमिट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारा इस तरह काम कर रहा है। तो मैं वापस जाता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको फॉर्म को नेम देते हैं फॉर्म ग्रुप के नाम से, यानी फॉर्म के अंदर जो ग्रुप है इनपुट हमारा एक किस्म का ग्रुप है। तो यहाँ पे सबमिट का हमने डेटा जो हमने वो फंक्शन लगा दिया, क्लिक इवेंट लगा दी, जैसे क्लिक करते हैं इस तरह सबमिट कर दिया। और यहाँ पे चाइल्ड में आपके हमने क्या किया कि हमने उसको वेरिएबल में स्टोर करवा के उसको हमने आगे न्यू कीवर्ड से की मदद से फार्म ग्रुप को इनिशियलाइज किया, फिर नेम्स को हमने कंट्रोल किया और उधर जाके हमने कंट्रोल किया। इस तरह यहाँ पे जो हमारा फार्म कंट्रोल नेम है ये क्या करता है, ये इस फील्ड को बताता है कि ये इस फील्ड से इंटरेक्ट करता है। ये फील्ड जो इनपुट किया है, जो पासवर्ड फील्ड है, ये इस फॉर्म से रिलेटेड है और ये जो नेम है ये भी इससे रिलेटेड है, ये बताता है। ये एक इंटरेक्शन क्रिएट करता है। इस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपका एक यूनिक डेटा पड़ा होता है। उस डेटा की मदद से आप क्या करते हैं कि उसको आपको रिपीट नहीं करना पड़ता। उस एक डेटा को आप चाहे हज़ारों यूज़र्स में हज़ारों कंपोनेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है इसलिए सर्विस को आना आपको ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्विस बनाऊँगा, जनरेट सर्विस मैं नाम दे दूँगा शुरू। यहाँ पे अब मेरी सर्विस बन गई होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ सर्विस बन गई है मेरी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक कंपोनेंट बनाऊँगा, जनरेट कंपोनेंट, इसको नाम दे देते हैं रीड। रीड के नाम से मैंने कंपोनेंट बना लिया है और अब मेरा कंपोनेंट भी बन चुका है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा कि मैं आपको पहले कंपोनेंट में कुछ डाल के समझाऊँगा, फिर मैं सर्विस में डाल के आपको समझा दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ से इसका उठा लेता हूँ सिलेक्टर और इसको मैं अपने ऐप में डाल देता हूँ। सेव किया और अब मैं रीड में जाऊँगा। रीड में मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले
यहाँ पे अपने रीड कंपोनेंट में आऊँगा और यहाँ पे मैं कुछ बनाता हूँ। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक वेरिएबल गेट ऑल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं टाइप दे दूँगा एनी, और एनी देने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं भेज दूँगा रिटर्न अरे। अरे करवाएगा ये। यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम डेविड, और इसके बाद एज 22, और इसके बाद हम लोग दे देते हैं एड्रेस लंदन। मैं कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट करता जाऊँगा। यहाँ पे मैं दे देता हूँ जॉन, यहाँ पे मैं दे दूँगा जॉन बेल्जियम, यहाँ पे दे देते हैं देन आगे न्यूयॉर्क। ठीक हो गया। यहाँ पे आप दे दें तो ये हमारा बन चुका है एक मेथड। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इसको कॉपी करूँगा। अब मैं अपनी मैं इसको क्या करूँगा कि मैं पहले जाता हूँ अपने रीड के HTML में। यहाँ पे मैं डाउनलोडेड लिस्ट बनाऊँगा, उसके अंदर मैं लिस्ट बनाऊँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे डाल दूँगा ng फॉर डायरेक्टिव चलाऊँगा लेट यूज़र ऑफ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूज़र्स। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने यूज़र्स नाम से अरे बना देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे मैं सिंपल आपको अरे बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र्स, और यहाँ पे मैं टाइप दे दूँगा एनी। ठीक हो गया जी। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र्स। 1 मिनट कहाँ गया हमारा। अगर यहाँ पे मैं डाल दूँ यूज़र्स तो यूज़र आ चुके हैं। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र डॉट नेम डालूँगा, और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे लिखूँगा यूज़र डॉट एज, और आगे मैं डाल दूँगा यूज़र डॉट, यहाँ पे मैं लिखूँगा एड्रेस। तो यहाँ से एड्रेस कॉपी करूँगा। तो अब अगर मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे भी मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आकर अगर मैं ng सर्व करता हूँ, देखेंगे ये हमारा चलता है कि नहीं। ng सर्व करने से ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। ng सर्व कर दिया मैंने। देखते हैं जो पहले चल गया। यहाँ मैं अब बंद कर दूंगा इसको, लेकिन ये हमारा चल रहा है। तो इस सर्विस क्या होती है कि सर्विस में हम लोग एक डेटा रख सकते हैं। हम चाहे 500 1000 जितने मर्जी चाहे कंपोनेंट बना दें, रीड करके क्रिएट करके, उन सब में हम एक सर्विस का डेटा उठा के हमें बार बार ऐसे कंपोनेंट में डेटा नहीं लिखना पड़ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको वो सारा कुछ डेटा मिल चुका है। इस तरह हम लोग एक्सेस करते हैं एक कंपोनेंट में। अब हम लोग देखेंगे कि हम एक सर्विस में कैसे डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये डेटा अपना सारा यहाँ से उठा लूँगा
और अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक सर्विस में जाऊँगा। सर्विस में जाने के बाद यहाँ पर मैं सर्विस में आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं इस डेटा को वहाँ पे अब सर्विस में मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो ये डेटा जो मेरा है, फ़िलहाल मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैंने सर्विस में रखा है, यहाँ पर मैंने सर्विस में रख दिया। सर्विस में मैंने रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से यूज़र कॉपी कर लूँगा और मैं जाऊँगा अपनी सर्विस में, अपने रीड के मैं कंपोनेंट में जाऊँगा, सॉरी। तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर में आके सबसे पहले आपने प्राइवेट लगाना है, क्योंकि मुझे इसको सर्विस में यहाँ पे कंपोनेंट में एक्सेस करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्विस सर्विस सर्विसेज। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये वो सर्विस है जो कि यहाँ पे मेरी इंपोर्ट हो चुकी है और यहाँ पे वो डेटा उसका आ चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एनजीओन इनिट में जाऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल बना लिया, गेट ऑल यूज़र्स। टाइप इसको मैं नहीं दूंगा और इसको मैं एक एरे रख लूँगा। एरे रखने के बाद मैं आगे क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा दिस डॉट गेट ऑल यूज़र्स इक्वल टू मैं लगा दूँगा। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे कर देना है सर्विस, दिस सर्विस डॉट यूज़र्स। तो इसमें से मैंने क्या किया कि मैंने यूज़र्स उठाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अब मैं आगे एक्सेस करना चाहूँगा। तो आगे मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस जो वेरिएबल जिसमें मैंने स्टोर की है, ये मैंने यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है कि मैंने इसको सर्विस में से एक्सेस किया और इसको मैंने यहाँ पे आके स्टोर करवा दिया इसमें। तो अब मैं जाऊँगा अपने रीड कंपोनेंट में और यहाँ पे मैं डाल दूँगा गेट ऑल यूज़र्स। अगर यहाँ पे मैं सेव करूँ, यहाँ पे मैं सेव करूँ और यहाँ पे सेव करूँ, तो अब आप देखेंगे कि आपका ये जितना सारा भी डेटा है वो सारा हमें बिल्कुल सेम वे से मिल रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे एक फूटर बनाते हैं, आप एक कंपोनेंट में इसको 10 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने लिखी पहले, अब यहाँ पे मैं डिव बना दूँ, डॉट डिव बनाता हूँ और उसके अंदर उसको मैं फूटर का नाम देता हूँ, यानी फूटर मैंने उसे बनाया। फूटर यहाँ पे एक, तो यहाँ पे अगर मैं उस क्या करूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट फिर से वही पेस्ट कर दूँ तो इसको मैं यहाँ पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं, लेकिन वो डिज़ाइनिंग करनी पड़नी है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसी तरह अगर यहाँ सर्विस में जाएं, जिस तरह आपने यहाँ पे सर्विस में डाटा रखा है इसको इस तरह रखना है और आपने क्या करना है हर कंपोनेंट में इसको यहाँ पे जाके यहाँ पे रीड कंपोनेंट फर्ज कर ले, मेरे मिसाल के तौर पे है तो यहाँ पे आपने इस तरह प्राइवेट लगाना होता है। प्राइवेट का क्या मतलब होता है कि मैं इसको यहाँ तक ही इसके अंदर ही रखना चाहता हूँ, इसको मैं पब्लिक नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर प्राइवेट रख लिया और यहाँ पे यहाँ पे ये एक वेरिएबल देना होता है सॉरी। तो यहाँ पे इसको सर्विस में से मैं उठा रहा हूँ, तो यहाँ पे सर्विस जब यहाँ पे आप लिखते हैं वेरिएबल डाल के तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यानी इंपोर्ट हो जाता है और इसके बाद आप इस तरह इसको एक्सेस कर लेते हैं, चाहे वो आपका मेथड हो चाहे जो चीज़ भी हो। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह हम लोग अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट में 404 पेज बना सकते हैं और किस तरह हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने 3 कंपोनेंट बनाए हुए हैं। एक फर्स्ट कंपोनेंट के नाम से, एक नो पेज और एक सेकंड कंपोनेंट के नाम से कंपोनेंट बनाया हुआ है। 3 कंपोनेंट बनाए हुए। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट कंपोनेंट में आऊँगा और यहाँ पे मैं एक हेडिंग दूंगा। हेडिंग देने के बाद मैं लिखूँगा हेलो गाइस, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। मैं यहाँ पे सेव करूँगा इसको
सेव करने के बाद मैं नो पेज के कंपोनेंट में आऊँगा और यहाँ पे मैं एक H1 हेडिंग बनाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा सॉरी गाइस दिस इज द wrong sorry this page is not required at the moment। तो यहाँ पे मैं इसको भी सेव करूँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने सेकंड कंपोनेंट पे आऊँगा। सेकंड कंपोनेंट पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा H1 hello guys this is the second component। सेव करते हैं और अब मैं क्या करूँगा कि मैं अब अपने ऐप राउटिंग में चला जाऊँगा। ऐप राउटिंग में आने के बाद यहाँ पे मैं आप ऐप राउटिंग में आ जाऊँगा। यहाँ पे मुझे 3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले पाथ हमने देना होता है, पाथ मैं दे दूँगा, यहाँ पे मैं दे दूँगा फर्स्ट, ये कोई भी नाम आप रख सकते हैं जो कि आपने वहाँ पे लिंक करना था। यहाँ पे मैं लिखूँगा फर्स्ट कंपोनेंट, यहाँ पे आपने देना है सॉरी कंपोनेंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा फर्स्ट कंपोनेंट। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट डाला तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा और मैं यहाँ पे डालूँगा पाथ। पाथ डालने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड का मैं पाथ दे दूँगा यहाँ पे मैं कंपोनेंट डाल दूँगा। कंपोनेंट डालने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सेकंड। सेकंड कंपोनेंट आप देख सकते हैं हमें सजेशन भी मिल रहा है और यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड भी हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो इस तरह अगर मैं आगे बढ़ूँ, अब हम लोग अपना 404 पेज जो है वो इंपोर्ट करें बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पाथ दूंगा। पाथ देने के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पे आकर हमने डबल स्टार लगा देना है कि ये हमारा 404 पेज लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे डबल स्टार लगाते हैं। इसके बाद कंपोनेंट का नाम दे देना है जो हमें शो करना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नो पेज कंपोनेंट। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं अपने ऐप HTML में आ जाऊँगा रूट पे। यहाँ पे मैं 2-3 लिंक बनाऊँगा। यहाँ पे लिंक बनाने के लिए मैं कहूँगा ए, और यहाँ पे क्या करना होता है, हमने उनको एक्सेस करना होता है। यहाँ पे राउटर लिंक डालूँगा। राउटर लिंक डालने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लिक here to show first component। तो इसको डालने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ भी ब्रेक लगा दूँगा, BR टैग लगा के यहाँ ब्रेक लगाऊंगा ताकि वो अगली लाइन पे चला जाए। दूसरा यहाँ पे मैं डाल दूंगा। अब मैंने दूसरा यहाँ पे डालना, मैं लिखूंगा क्लिक here to show second component। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमें href नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए राउटर लिंक। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर भी राउटर लिंक हमने डाला। अब यहाँ पे मैं आऊँगा, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे हमने डाला हुआ, तो यहाँ पे मैं सेकंड डालूँगा। सेकंड आ गया हमारे पास। ऊपर हमने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट डालना। फर्स्ट डाल दिया तो आप देख सकते हैं वो खुद ही रिएक्शन दे रहा है। यहाँ पे मैं करूँगा, ये ठीक हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं आगे बढ़ूँगा और यहाँ पे हमने एंड पे क्या करना, लिखना होता है राउटर आउटलेट। अगर मैं लिखूँ राउटर आउटलेट आ गया, अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो आपका ये नहीं चलेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा तो मैं लिखूँगा NGS-O और एंटर कर दूँगा और ये हमारा ब्राउज़र में हमारा पेज जो है वो ओपन कर देगा खुद ब खुद। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ये वर्क करता है कि नहीं। आई होप कि ये काम करेगा।
थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, एल एस करूँगा और एन जी एस स्लैश ओ, अगर ऊपर वाला शायद चल गया हो तक नहीं चला तो यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चल गया, तो यहाँ पे मैं आके इसको मैं बंद कर दूँगा। ये बंद हो गया मेरा, ये अब चल चुका है। यहाँ पे मैं करूँगा यस, वुड लाइक टू यूज डिफरेंट पोर्ट, मैं यस कर देता हूँ। अब ये मेरा लोड हो रहा है, तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ रही है। यहाँ पे हमने 3 कंपोनेंट बनाया, उनका पाथ देना होता है और यहाँ पे रोटर आउटलेट लगा के यहाँ पे लिंक दे के हमने शुरू करवा देना होता है। तो इस तरह कुछ ये काम करता है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हमारा चल चुका है और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन आप चाहें तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट भी नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे सो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट द मोमेंट, ये हमारा पेज बन गया है। अगर मैं फर्स्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट चल गया है। अगर सेकंड पे करूँ तो आप देख सकते हैं सेकंड पे चल गया है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ लोकल होस्ट पे और यहाँ पे मैं लिखूँ आगे कुछ भी लिख दूँ और एंटर करूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा 404 पेज जो है वो चल जाएगा। एंटर किया, सॉरी दिस पेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट द मोमेंट। तो इस तरह अगर मैं दोबारा करूँ, यहाँ पे फर्स्ट आ गया, यहाँ पे सेकंड आ गया, और अगर यहाँ पे मैं जाऊँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ स्लैश, अगर कुछ भी डाल दें या स्लैश ना भी डाल दें, एंटर करूँ, तो आप देखेंगे कि हमारा ये वाला पेज यहाँ पे आ चुका है 404। तो इस तरह 404 पेज अपने हम प्रोजेक्ट में बनाते हैं। आप लोग सीखेंगे कि किस तरह हम लोग अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट में कस्टम डायरेक्टिव बना सकते हैं। तो मैं आपको बताया चलता हूँ कि हमने पहले भी डायरेक्टिव वगैरह इस्तेमाल किए हैं, जैसा कि हमने एन जी फार लूप लगाई थी, फार डायरेक्टिव इस्तेमाल किया था। एन जी इफ़ जो कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता वो भी हमारे पास एक डायरेक्टिव ही था। तो अब हम देखेंगे, मैं यहाँ पे जाऊँगा टर्मिनल में और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे एन जी जनरेट डायरेक्टिव और उसका नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर फुल डायरेक्टिव कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा डायरेक्टिव जो बन जाएगा। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएं तो आप देख सकते हैं कि हमारा कलरफुल डायरेक्टिव जो है वो बन चुका है। तो यहाँ पे मैं इधर आऊँगा और इधर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस कलरफुल डायरेक्टिव को उठा लूँगा। इस डायरेक्टिव में हम लोग क्या करेंगे कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको उठाने के बाद हम लोग जाएंगे अपने ऐप में, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पेस्ट नहीं हुआ, सॉरी, यहाँ पे ऊपर चला गया है। हमें यहाँ से सिर्फ ये वाला पोर्शन इसका चाहिए था, तो कट करूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा। तो ये हमारा डायरेक्टिव आ चुका है। इसे यहाँ पे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं फिर से डायरेक्टिव में जाऊँगा और अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हम डायरेक्टिव किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले एन जी सर्व कर देता हूँ ताकि ये हमारा रन हो जाए। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टिव के बाद रेफरेंस जो है वो मैं रेफरेंस एलिमेंट के नाम से एलिमेंट रेफरेंस, सॉरी, हमने करना है यहाँ पे एलिमेंट रेफरेंस कर लिया हमने। और इसको क्या करना है, हमने यहाँ पे आके कंस्ट्रक्टर में हम दे देंगे EL और इसको यहाँ पे इस तरह लगाने के बाद एलिमेंट रेफरेंस यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में आके आपने यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इस एलिमेंट को लूँगा। एलिमेंट को लेने के बाद मैं कर दूँगा नेटिव एलिमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, डॉट स्टाइल में लगा देता हूँ। स्टाइल डॉट में लगा दूंगा इसका कलर मैं इक्वल कर दूंगा इसका कलर इक्वल करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं कर देता हूँ ब्लू, और यहाँ पे इसको ब्लू कलर मिल जाना चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसको, तो यहाँ पे मैं देखूँगा अपना, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे मैंने इसको
ये चल नहीं रहा, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा इसकी में गड़बड़ आ रही है। अभी मैंने यहाँ पे कंपाइल किया था एनजी सर्व करने के बाद, तो इसे चलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरह आप जो है वो अपने बना सकते हैं वो। अगर यहाँ पे मैं दोबारा जाऊँ और यहाँ पे मैंने ये गड़बड़ की थी, ये मैंने हटाना है, इसके बाद यहाँ से एच हटा दूँ, तो ये आपको बिल्कुल सही तरीके से नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि ये कितना प्रीटी लग रहा है।